कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था, हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। एक थ्योरी जो होता है वो एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है जो कि लिटरेचर रिव्यू से आता है, जबकि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो पार्ट होता है जिसको हमको टेस्ट करना होता है लिटरेचर रिव्यू सर्च करने के बाद। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का डिजाइन से हम क्या समझते हैं? डिजाइन से हम ये समझते हैं कि डिजाइन एक फ्रेमवर्क है। डिजाइन एक फ्रेमवर्क है जिसपे कि हम कोई भी चीज को बना सकते हैं। जैसे कि आपको कपड़े सिलवाना होता है, सपोज टेक फॉर एग्जांपल अ टेलर। तो टेलर यूज टू मेक डिफरेंट डिजाइंस इन योर सूट पीस और इन योर एनी टाइप ऑफ टेलरिंग वर्क विच ही यूज टू परफॉर्म। सिमिलर एस्पेक्ट में रिसर्च डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्चर के लिए क्योंकि वो अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिना फ्रेमवर्क के आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो आपके रिसर्च के लिए कौन सा फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट है वो समझना बहुत जरूरी है। एज अ रिसर्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च इन कंडक्टिंग योर स्टडी, बिकॉज इट यूज टू आंसर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। जो पहले आपने रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं, जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाया है जिसको आप आंसर करना चाह रहे हैं, वो किस डिजाइन में फिट होगा ये हमको पहले जानना है। और उसके लिए रिसर्च ने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन माने पहले से एस्टेब्लिश कर रखे हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सा रिसर्च डिजाइन में आपका जो प्लान है, आपका जो प्लान जिसपे आप लाइक वर्क कर रहे हैं वो जाके फिट बैठता है। Second factor is it outlines how you will go about gathering and analyzing the necessary data. मैंने पहले भी कहा है कि डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका रिसर्च तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक आप डेटा गैदर नहीं करेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे और उसको एनालिसिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा कि डेटा कैसे हमको कलेक्ट करना है और एनालिसिस करना है, लेकिन बिफोर दैट डेटा कलेक्शन के पहले हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो रिसर्च में वो फिट बैठेगा, जो डिजाइन में फिट बैठेगा, वो डिजाइन क्या होनी चाहिए। और इसलिए रिसर्च डिजाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। रिसर्च डिजाइन हमारा थर्ड स्टेप में आता है। पहले हमने क्या किया, लाइक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, जो कि इंट्रोडक्शन में लिखना होता है कि प्रॉब्लम हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, आपने आप कैसे मोटिवेटेड रहे उस रिसर्च को करने के लिए। देन हमने लिटरेचर सर्च किया उस पर्टिकुलर रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर में। एंड थर्ड फेज है जो कि रिसर्च डिजाइन, जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं। सो दिस इज अ प्लानिंग स्टेप। यूजुअली एक प्लानिंग स्टेप है रिसर्च डिजाइन। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए भी हो जाता है बिकॉज आपका स्टडी जो है कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है और कितना जनरलाइजेबल है। जनरलाइजेबल का मतलब ये होता है कि आपने एक स्टडी किया, सपोज मैंने एक स्टडी किया और मेरा स्टडी था कर्म के ऊपर। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्म का एस्पेक्ट है वो रियली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बिकॉज श्रीमद् भगवत गीता में तो लिखा है कि कर्म जो है, कर्म करने से लाइक सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बट रियली वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसको रिसर्च करके लाइक प्रूव करना, ये दूसरा एस्पेक्ट है। सो जब आप एक रिसर्च करके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को प्रूव करते हैं वो थ्योरी बन जाता है। और वंस वो थ्योरी बनने के बाद उसका जनरलाइजेबल थिंग्स आगे आने लगता है। मतलब वो अगर मेरे लिए इम्प्लीकेबल है, मेरे संस्था के लिए इम्प्लीकेबल है, तो हो सकता है कि दूसरे संस्थाओं के लिए भी इम्प्लीकेबल हो। तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी। मतलब अगर जो चीज मेरे लिए इम्प्लीकेबल है वो दूसरों के लिए भी इम्प्लीकेबल होनी चाहिए। तो दैट इज द मेन थीम बिहाइंड दैट। तो रिसर्च डिजाइन बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिससे कि हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। बहुत सारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स है रिसर्च डिजाइन को करने से पहले हमको ध्यान में रखना होता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग्स अबाउट द रिसर्च डिजाइन इज डिफाइनिंग द स्टडीज फोकस। आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका फोकस किस एरिया पे है, आप किस चीज पे स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टडी, आप उस स्टडी को कैसे करके सेट किए हैं, उसके लिए डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, डेटा सोर्सेस कहाँ से आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जिस फ्रेम में आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जिस एस्पेक्ट में आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसका टेम्पोरल फ्रेम क्या है और उसका टेम्परामेंट क्या है। टेम्पोरल फ्रेम का मतलब ये होता है, सपोज मैं डेटा कलेक्शन करने जा रहा हूँ तो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं कि मैं डेटा कलेक्शन सीरियसली करूँ या एकदम हाफाजर्डली करूं और सबको बोलूं कि यार भर देना। इस टाइप का अप्रोच भी हो सकता है। तो टेम्परामेंट की बात भी होती है कि डेटा हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इट बिकम्स वेरी इंपरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस फ्रेम में हम पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद हम सैम्पलिंग डिजाइन करते हैं, डेटा कलेक्शन के डिफरेंट टेक्निक से डेटा एनालिसिस होता है और रिपोर्टिंग होता है। ये सारी चीजों को प्रभावित करता है रिसर्च डिजाइन, और ये सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंडेंट है रिसर्च डिजाइन, क्योंकि हमारा स्टडी जैसे होगा उसके अनुसार, उसके अनुरूप हमको रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करना होता है। और ये सारे रिक्वायरमेंट्स वेरी एसेंशियल है रिसर्च डिजाइन के सिलेक्शन के लिए। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन? अगर हम एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, लेट अस सपोज कि हम एक रिसर्च डिजाइन बना लेते हैं, तो वो रिसर्च डिजाइन कैसा होना चाहिए और उसका फीचर्स क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैंने बहुत हार्ड हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, मतलब जो डिजाइन मैंने फ्रेम किया है वो अप्रोप्रिएटली फिट होना चाहिए जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए मैं उस डिजाइन को मेजर करना चाहता हूँ। थर्ड है एफिशिएंसी, वो एफिशिएंट होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर एफिशिएंट नहीं हुआ तो पूरा प्लान जो है वो खराब हो सकता है। इट शुड बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि उसमें पैसे कम लगना चाहिए। लेट अस से दैट आप एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें 5 लाख रुपए का खर्चा है, तो इट इट गिव्स नो सेंस कि आप 5 लाख रुपए खर्चा करो और अपना रिसर्च करो। तो इट शुड बी इकोनॉमिकल, जितना रेंज है, बजट है, उतने बजट के अंदर वो रिसर्च आ जाना चाहिए। मिनिमाइजेशन ऑफ बाइस, बाइस का मतलब ये होता है कि जो भी रिडंडेंसी है, मतलब जो भी फ्लक्चुएशंस है, या जो भी गलत चीजें हैं, वो बायसनेस बोला जाता है उसको, या जो भी इनकरेक्ट चीजें हैं उसको हम मिनिमाइज करें। देखिए, कोई भी रिसर्च बिना एरर फ्री नहीं होता है। हर रिसर्च में एक एरर टर्म जुड़ा होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई चीज को मेजरमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में किसी का परसेप्शन मेजर कर रहा हूँ, तो परसेप्शन मेजरमेंट में भी एक एरर टर्म है, और उस एरर टर्म को हम बायसनेस बोलते हैं। वो बायसनेस को मिनिमाइज करना है, रिसर्चर हमेशा ट्राई करता है कि वो बायसनेस जो है वो मिनिमम हो जाए और मैक्सिमम एफिशिएंसी वो बढ़ जाए। देन वी हैव गॉट कैपेसिटी फॉर इन डेप्थ एनालिसिस। जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमारी इन डेप्थ कैपेसिटी होनी चाहिए एनालिसिस करने के लिए। अगर एनालिसिस एनालाइजिंग कैपेसिटी नहीं है, देन रिसर्च इज ऑफ नो यूज। फाइनली वी हैव गॉट अलाइनमेंट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। जैसे कि मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, दैट शुड बी यूटिलाइज टू मैक्सिमम। मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर मैनेजर हैं या एक लीडर हैं, तो जो भी रिसोर्सेस आपके पास, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेस हो, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेस शुड बी मैक्सिमाइज्ड। सेम फंडामेंटल यूज होता है रिसर्च में भी, जिसमें कि आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना होता है। एंड यू हैव गॉट एडॉप्शन टू रिसर्च टाइप। तो जो भी रिसर्च टाइप है उस पे आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। ये तो थियोरिटिकल बातें होगी कि एक रिसर्च डिजाइन को कैसे होना चाहिए। थोड़ा सा लाइक रिसर्च डिजाइन में प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में भी। रिसर्च डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो ये आप लिख लें। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके प्रोजेक्ट व्यू पॉइंट से भी ये रिसर्च डिजाइन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको चूज करना पड़ता है कि किस टाइप की रिसर्च डिजाइन में आपका पर्टिकुलर वर्क आगे बढ़ने वाला है। तो बेसिकली देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। मैं इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको इसको समझना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो। फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लोर एंड गेन प्रिलिमिनरी इंसाइट्स इनटू न्यू एरिया। कोई भी नया एरिया है जिसको आपने प्रीवियसली एक्सप्लोर नहीं किया है, प्रीवियसली उस पर नहीं गए हैं, और उसको आप खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, सर्वेइंग लिटरेचर्स एंड इंटरव्यूइंग एडुकेटर्स ऑन डिजिटल लर्निंग। एक पर्टिकुलर एरिया है जिसपे आपने काम नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है, और आप लिटरेचर सर्वे करने के बाद जो भी वहाँ के टीचर्स हैं, एक संस्था के जो भी टीचर्स हैं, उनको डिजिटल लर्निंग के लिए आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उनका परसेप्शन क्या है। दिस इज एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का इटसेल्फ मतलब होता है कि आपने प्रीवियसली वहां पर काम नहीं किया है और नए एरिया पे आप जाके काम करना चाह रहे हैं। दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोर करना, जैसे हम बोल सकते हैं कि सपोज आप समुद्र में नहीं गए, तो नए जगह को, नए
वॉयज को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी नया मंदिर आप जाते हैं, कोई भी नया टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं बेसिकली, तो दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जिस एरिया पे आप नहीं गए हो, काम करना चाहते हैं, नए इंसाइट्स गेन करना चाहते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सेकेंड काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन, इट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन, हमको हिस्ट्री में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, थ्योरी पेपर का एग्जाम देते हो तो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप और फेनोमेनन। एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। लेट अस से फॉर एग्जांपल, सर्वेइंग जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग अर्बन स्कूल टीचर्स। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, लेट अस से एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है, और स्कूल टीचर्स के पास हम गए और हम सर्वे कर रहे हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन उन स्कूल टीचर्स में कितना है। तो दैट बिकम्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और उसको मैं वैसे भाषा में नहीं लिखूंगा, मैं डिस्क्राइब करके लिखूंगा। डिस्क्राइब करके लिखूंगा मतलब इस स्कूल के टीचर्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये है, ये इसलिए है बिकॉज उन्होंने ये कहा। दिस इज डिस्क्रिप्टिव। वो डिस्क्राइब करके आप को अगर लिखना होता है, दैट बिकम्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। देखिए, एक्सप्लोरेटरी में क्या होता था, हम नए एरिया को एक्सप्लोर करते थे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने रिसर्च में सिर्फ एक ही टाइप का रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोरेटरी एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, दोनों हो सकता है। या हो सकता है कि इट शुड बी एक्सप्लोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक, ये भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि किस टाइप का रिसर्च डिजाइन आपके थीसिस के लिए अप्रोप्रिएट हो। और मैं ये बार बार फिर नहीं बोलूंगा, बिकॉज एक प्रोजेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन विच यू हैव यूज्ड। आपके प्रोजेक्ट में क्वेश्चन ये आएगा कि विच रिसर्च डिजाइन यू हैव यूज्ड एंड व्हाई, क्यों आपने यूज किया। तो यू हैव टू डिस्क्राइब, क्यों डिस्क्रिप्टिव इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे डिस्क्राइब करना था एक पर्टिकुलर ग्रुप को या फेनोमेनन को या प्लेस को, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन यूज किया। दिस इज द सेकेंड वन। The third one, it is known as diagnostic research. ये बहुत important है। Why diagnostic research? Because it used to determine the relationship and frequencies between variable. अब यहाँ पर थर्ड वाले में जो डायग्नोस्टिक रिसर्च आया, इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। ठीक है, ऊपर के दो में हमने स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं किया। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी मैथमेटिकल टूल्स है। और मैं बताऊंगा कि मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन से हैं जिसपे कि आप डेटा कलेक्शन करने के बाद अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपने स्टैटिस्टिक्स यूज किया और जो भी आपके वेरिएबल्स है, मैंने कल बताया था कि मैंने एक स्टडी में 17 वेरिएबल लिए और 17 वेरिएबल के ऊपर काम किया। डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो आपके स्टडी में भी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। उन वेरिएबल्स के रिलेशनशिप, उनका फ्रीक्वेंसी और उनका रिलेशनशिप डिटरमाइन करने को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक। जैसे कि एक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, आप जाते हैं, सर्दी होगा, खांसी हुआ, यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू यू, और क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपको क्या हुआ है, देन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि वेदर इट इज माने वो खांसी जुकाम है या फिर निमोनिया हुआ है, विच काइंड ऑफ आई मीन डिजीज इट इज डायग्नोसिस बाय द डॉक्टर। तो इसके लिए हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। जो वेरिएबल्स आपने लिया है, उसका इंटर रिलेशनशिप, उसका कोरिलेशन अगर डिटरमाइन कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर रहे हैं, उसका मीन डिटरमाइन कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन कर रहे हैं, देन इट बिकम्स डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो एग्जामिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी यूज एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट इन क्लासरूम, ये एक एग्जांपल मैंने दिया है कि हम कोरिलेशन निकालें। कोरिलेशन क्या डिटरमाइन करता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के बीच कितना रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ कितना है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम कोरिलेशन यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज और स्टूडेंट एंगेजमेंट, सपोज मैंने दो वेरिएबल लिया कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना जानते हैं, और ये टेक्नोलॉजी आपको एंगेज करके रखता है। आप में से कई होंगे जो कि प्रॉपर जूम का यूज नहीं करना जानते, आप में से कई ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा यूज करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे। तो मैं डेटा कलेक्शन के बेसिस में अगर डिटरमाइन करना चाहूँ कि टेक्नोलॉजी यूज और स्टूडेंट एंगेजमेंट का क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, दैट बिकम्स डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो रिमेंबर, डायग्नोस्टिक रिसर्च में हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को डिटरमाइन किया जाता है बाय द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर यूज आएगा। तो दिस बिकम्स द थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। सेकंड फोर्थ वन, इट इज नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। किसी को पता है हाइपोथेसिस क्या है? एनीवन हु हैव हर्ड? चैट बॉक्स में लिखें, एनीवन हु हैव हर्ड व्हाट इज हाइपोथेसिस। अगर नो है तो फिर नो लिखिए। ओके, हाइपोथेसिस इज एन assumption, you have heard. Hypothesis is an assumption. Yes, Umesh is typing yes. Kishore is typing yes. No, no. Somesh Sahu is no. Okay, I'll just explain. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक स्पेशल क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को प्रॉपर वे में पढ़ाऊं। अभी के लिए इतना जाने कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव एजम्पशन है, जिसको रिसर्चर आइदर प्रूव करना चाहता है या डिसप्रूव करना चाहता है। दिस इज हाइपोथेसिस। और मैं लेट हाइपोथेसिस एक लिया कि आई वांट टू ब्रिंग ऑल द स्टार्स इनटू द अर्थ। ये एक एजम्पशन है, सारे तारों को मैं जमीन पे लाना चाहता हूँ। ये एक एजम्पशन है, राइट? सो वेदर दिस एजम्पशन इज करेक्ट और नॉट, वो मेरा एजम्पशन जो है वो करेक्ट है क्या? लिखिए चैट बॉक्स में, आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल द स्टार्स इनटू द अर्थ। मैं सारे तारों को जमी पे लाना चाहता हूं। दिस इज एन assumption, एंड दिस assumption इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, वो हो नहीं सकता। तारों को मैं जमी के पे कैसे करके ला सकता? सो एज अ रिसर्चर आप बहुत सारे assumption करते हैं, ठीक है। यू यूज टू एज्यूम समथिंग। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप कई चीजों को एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता। वट एवर एजम्पन यू ड्रॉ, वो एजम्पशन हो सकता है कि करेक्ट हो जाए एट द एंड ऑफ द डे जब आप टेस्टिंग करें, या हो सकता है कि आपका एग्जाम्पशन जो है वो गलत हो जाए। दोनों में से एक होगा डेफिनेटली। तो हाइपोथेसिस एक जनरल एजम्पशन है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, जिसको एक रिसर्चर डिस्प्रूव करना चाहता है। प्रूव करना चाहता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिस्प्रूव करना चाहता है। मैं ये मान के चलता हूँ, तो जैसे मैंने लाइक डायग्नोस्टिक रिसर्च में दो वेरिएबल लिए कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। मैं नो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी यूज एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। नो से रिसर्चर इसलिए स्टार्ट करता है क्योंकि रिसर्च में बिना फैक्ट्स के कोई भी फाइंडिंग्स नहीं हो सकता। तो पहला जो एजम्पशन होता है वो नो से स्टार्ट होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज और स्टूडेंट एंगेजमेंट के बीच रिलेशनशिप नहीं है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, दैट इज वेल एंड गुड फॉर मी एज अ रिसर्चर। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको रिसर्चर हमेशा डिस्प्रूव करना चाहता है, प्रूव करना चाहता है ऐसा नहीं। और क्योंकि वो एजम्पशन लिया जाता है नो, नो से लिया जाता है हमेशा, कभी ये हम नहीं लेते कि इसके इसके बीच रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं अगर ये हाइपोथेसिस को लिखना चाहूं कि आई वांट टू ब्रिंग ऑल द स्टार्स इनटू द अर्थ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि वेदर ऑल स्टार्स कैन कम डाउन टू द अर्थ और नो स्टार्स कैन कम डाउन टू द अर्थ। ये नो से मैं स्टार्ट करूंगा। दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च में हम कैजुअल जो रिलेशनशिप है, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आज के डेट में आ गए हैं। तो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट आउटकम जो आता है। लेट अस से एग्जांपल एक लिया है, कंपेयरिंग आउटकम्स बिटवीन स्टूडेंट्स यूजिंग एन इंटरैक्टिव ऐप एंड ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक। अगर मैं चाहूँ कि स्टूडेंट, आज के डेट में डिफरेंट एप्स आ गए हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ा करते थे, टेक्स्ट बुक आपके पास है और टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ा करते थे। तो किसमें आउटकम स्टूडेंट का ज्यादा है, किसमें परफॉर्मेंस ज्यादा है, किसमें एंगेजमेंट ज्यादा है, ये चीज को अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेटा विच आई एम एज्यूम टू बी कलेक्टेड, तो उसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा कि एक एक जो है उसका एंगेजमेंट या आउटकम स्कोर ज्यादा होगा, दूसरा होगा जिसका कम होगा। लेट अस सपोज कि ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक का अब डिमांड जो है वो घट रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है इंटरैक्टिव ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो दिस इज हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस है जिसको मैंने टेस्ट किया और मेरा कंपेयर जो है कंपेरेटिव जो है वो लास्ट में ड्रॉ हो गया। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन चार टाइप के होते हैं।
One is exploratory, second is descriptive, third is diagnostic, and fourth is hypothesis testing research. Remember one thing, hypothesis testing research एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क में किया जाता है और इसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होता है। इसके बेसिस में ये चार के बेसिस में वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, एक तो मैंने बताया कि चार टाइप के रिसर्च डिजाइन होते हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट एक कंडक्ट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के डिफरेंट पार्ट्स है अगेन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के चार डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉरी दो डिफरेंट टाइप है। एक बोलते हैं हम इनफॉर्मल डिजाइन, दूसरा बोलते हैं फॉर्मल डिजाइन। इनफॉर्मल डिजाइन का डिफरेंट टाइप्स है, फॉर्मल डिजाइन का डिफरेंट टाइप है, लेकिन बेसिकली चार डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन है, जो कि डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड अदर है, जो चार है। अब हम ट्राई करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है उसको समझने का। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, जो भी हम हाइपोथेसिस प्रपोज करेंगे और टेस्ट करेंगे, उसको हम इनफॉर्मल या फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के थ्रू से टेस्ट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि किस टाइप का रिसर्च मैं करना चाहता हूँ, इसमें इंसाइट्स आपको मिलेंगे। मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा, एट द एंड आई विल आस्क विच वन यू आर हैविंग अ डाउट। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। इनफॉर्मल डिजाइन में पहला टाइप का डिजाइन आता है बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन। ठीक है, नाउ आई हैव टेकन एडवांटेजेस, आई हैव टेकन द स्ट्रक्चर एंड आई हैव टेकन वन एग्जांपल। इसको पढ़ें पहले। बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन में एक सिंगल ग्रुप होता है, सिंगल ग्रुप ऑब्जर्व बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। यहां पर एक मेरे पास सिंगल ग्रुप है। ठीक है, सिंगल ग्रुप किसका है? एम्प्लॉय का है। कोई भी एम्प्लॉय है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है, उसका एक सिंगल ग्रुप है, और मैंने उसको टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया? उनका सेटिस्फेक्शन लेवल। सपोज आप वो ग्रुप है, सपोज मेरा स्टूडेंट ग्रुप है, जिसको मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि मैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स या फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग, मैंने आपको फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दिया है, और फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग देने से पहले का सेटिस्फेक्शन लेवल और देने के बाद का सेटिस्फेक्शन लेवल अगर मैं मेजर करना चाहूँ। सपोज आप एमबीए में एंगेज हुए और पहले आपको नहीं दिया जा रहा था फ्लेक्सिबल टाइम, माने क्लासेस आपके जो है वो वर्किंग आवर्स में किए जा रहे थे, और उसके बाद हमने उसको शिफ्ट कर दिया 7 to 9 AM से 7 to 9 PM में। अब ये फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग हो गया। तो आपका सेटिस्फेक्शन बिफोर क्या था, पहले आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था, और बाद में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हुआ, उसको अगर मैं मेजर करूं, दैट बिकम्स बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन। मैंने कोई कंट्रोल नहीं किया, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं किया, जस्ट मैंने टाइमिंग को लाइक शिफ्ट कर दिया। दिस बिकम्स बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन। सेकेंड एस्पेक्ट इज आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन। देखिए, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन में यहाँ पर दो ग्रुप आ जाते हैं। पहले हमने स्टडी किया एक ग्रुप के, हम सिर्फ बात कर रहे थे आप स्टूडेंट ग्रुप के। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स के। आफ्टर एंड ओनली विद कंट्रोल डिजाइन में टू ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड देर इज अ कंट्रोल टाइम। यहां पर मैं कुछ चीजों को कंट्रोल कर रहा हूं। किस चीज को कंट्रोल कर रहा हूं? टाइम बेसिस को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? कंपेयरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन टू स्टोर्स, वन विथ न्यू लेआउट। दो डिफरेंट स्टोर्स हैं। ठीक है, सब एज्यूम कीजिए कि दो डिफरेंट रिटेल स्टोर, रिटेल आउटलेट है, जिसमें कि सेम वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज मिलता है, सेम वैरायटी ऑफ जो कस्टमाइजेशन है वो है, लेकिन एक में नया लेआउट। नया लेआउट है मतलब एक जो है सिस्टमेटिक है, दूसरा सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन मिलते सब हैं। दोनों स्टोर में दोनों चीज अवेलेबल है, लेकिन एक नया लेआउट के साथ है, एक पुराना लेआउट के साथ है। यहाँ पर मेरे दो कस्टमर ग्रुप हैं, एक कस्टमर ग्रुप नहीं है। पहले वाले में क्या थे? सिर्फ सिंगल ग्रुप था। दो ग्रुप ऑफ कस्टमर को हमने कंपेयर किया डिफरेंट टाइम फ्रेम में। डिफरेंट टाइम फ्रेम में हमने दिया, और हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि एक नया लेआउट के साथ और एक पुराना लेआउट के साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी है या क्या लाइक डिफरेंसेस है उनके सेटिस्फेक्शन लेवल में। तो हो सकता है कि नया लेआउट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अदर फैक्टर्स आर आल्सो गवर्निंग। तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन। तो देखिए, रिसर्च डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ में, डिफरेंट ग्रुप के साथ में, और डिफरेंट
मेजरमेंट टेक्निक के साथ में हम ये सारी चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है। द थर्ड एस्पेक्ट इज बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल डिजाइन। यहाँ पर भी दो ग्रुप है, देखिए, बोथ ग्रुप्स मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? वी आर कंट्रोलिंग फॉर टाइम चेंज एंड ग्रुप कंपेरेबिलिटी। लेट मी गिव वन एग्जांपल। इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सेल्स परफॉर्मेंस इन टू रीजनल टीम्स। दो टीम है, ठीक है, दो सेल्स टीम है, और दो सेल्स टीम को हम बिफोर ट्रेनिंग इवेलुएट कर रहे हैं कि बिफोर ट्रेनिंग उनका लाइक परफॉर्मेंस कैसे था, और दोनों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और दोनों को ट्रेनिंग देने के बाद दो अलग अलग रीजन्स में उनका परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस बढ़ा है तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग दिया गया था वो इफेक्टिव है। अगर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा बाई चांस, तो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन, बिकॉज हमने कोई कंट्रोल फैक्टर दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर कंट्रोल दिया है, और हमने एक इंड्यूस किया है। किसको इंड्यूस किया है? ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंड्यूस किया है। तो ये दो ग्रुप में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइम में अगर हम इस चीज को मेजर करते हैं, देन इट बिकम्स बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। देखिए, जो नेक्स्ट टू थे, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन और बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन, ये बिफोर एंड आफ्टर विथ विदाउट कंट्रोल डिजाइन से ऐसे डिफरेंट है बिकॉज फर्स्ट वाले में सिंगल ग्रुप है, जो सिंगल ग्रुप में मेजरमेंट हम कर रहे थे, यहाँ सेकंड वाले और थर्ड वाले में दो ग्रुप है। और दूसरा, थर्ड वाले में मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं और एक नया चीज दे रहे हैं। सेकंड वाले में भी कोई नया चीज वैसा दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ एक डिफरेंट लेआउट है। लेकिन थर्ड वाले में हम न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दे रहे हैं। सो इट यूज टू डिफर इन दैट सेंस। तो कई जगह में क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो कई सारे साइंस के प्रैक्टिकल फील्ड में एक ड्रग के इफेक्टिवनेस को यूज किया जाता है। तो चूहों पे फर्स्ट उसको यूज किया जाता है, और वो ड्रग कितना इफेक्टिव है या नहीं है, उन चूहों के एक्सपेरिमेंट बिफोर एंड आफ्टर, विथ एंड विदाउट कंट्रोल डिजाइन के एस्पेक्ट में इन चीजों को मेजर किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये तो बात थी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, इनफॉर्मल डिजाइन की। नाउ इट बिकम्स, अगर हम उसको फॉर्मली टेस्ट करें, देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल में ज्यादा अंतर नहीं है, बट फॉर्मल रिसर्च डिजाइन में थोड़ा इजी हो जाता है चीजें। हम यहाँ पर रेंडोमाइजेशन यूज करते हैं। रेंडोमाइजेशन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हमको एक स्पेसिफिक वे में इसको मेजर करना है। पिछले वाले में एक स्पेसिफिक वे नहीं था, इनफॉर्मल अप्रोच में हम मेजर कर रहे थे। इसमें डिफरेंस बस ये हो जाता है कि हम डिजाइन को जो है फॉर्मल रखेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप लेंगे तो उसी स्पेसिफिक ग्रुप को लेंगे। अगर हम चार्ट बनाएंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में चार्ट बनाएंगे। तो ये मोर ऑफ फॉर्मल अप्रोच है, वो मोर ऑफ इनफॉर्मल अप्रोच है, ये डिफरेंस है। इसमें भी चार डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। तो कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन क्या है? लेट अस टेक वन एग्जांपल, टेस्टिंग डिफरेंट वेब पेज डिजाइन ऑन वेबसाइट ट्रैफिक। हम डिफरेंट वेब पेज डिजाइन को पर्टिकुलर टाइम पे वेबसाइट ट्रैफिक जो होता है उस पे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडम असाइनमेंट कर दिए, और रैंडम असाइनमेंट करने के बाद हम मेजर करना चाह रहे हैं। दिस इज फॉर्मल डिजाइन। सेकंड हुआ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ब्लॉक डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, वट एवर सब्जेक्ट जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए रखे हैं, वो दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। और ब्लॉक डिवाइड करने के बाद अगेन हम रेंडमाइज करेंगे। रेंडमाइज का मतलब ये होता है कि रेंडम वे में उसको सीक्वेंसिंग करना, रेंडम वे में चूज करना। इसका क्या हो सकता है? टेस्टिंग अ न्यू टीचिंग मेथड इन क्लासरूम डिवाइडेड बाय द स्टूडेंट एज ग्रुप। सपोज मैं एक स्कूल में गया, और स्कूल में एक क्लासरूम को, सपोज 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट इसमें, तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को मैंने हटा दिया। सपोज मैंने कहा कि नहीं, 14 और 15 एज ग्रुप का जो भी स्टूडेंट है उस पे ही मैं न्यू टीचिंग मेथड को टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो रेंडमाइजेशन हो गया, और मैंने उस एज ग्रुप को पिकअप कर लिया, और से फॉर एग्जांपल 50 लोग उस एज ग्रुप में हैं, तो 50 लोगों में से मैं 20 को एक्सपेरिमेंट वहां पर कर दिया। सो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर में वो टेस्टिंग मैकेनिज्म यूज होता है, दैट इज नोन एज रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। इसमें एक और है, लेटिन स्क्वायर डिजाइन। व्हाट इज लेटिन स्क्वायर डिजाइन? फर्स्ट टू में देखिए,
आपका एक ही ग्रुप है कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन में, और रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में एक ही ग्रुप है। लेकिन लेटिन स्क्वायर डिजाइन में ये दो वेरिएबल को एक साथ कंट्रोल करता है, और मैट्रिक्स में उसको हमको अरेंज करना पड़ता है। लेट अस से एनालाइजिंग कस्टमर प्रेफरेंस फॉर कॉफी फ्लेवर बाय टाइम ऑफ द डे एंड डे ऑफ द वीक इन अ कैफे। दो चीजें हैं। कस्टमर के प्रेफरेंस, डिफरेंट कॉफी फ्लेवर, यहाँ पर डिफरेंट कॉफी फ्लेवर है। सपोज मेरे पास 10 कॉफी फ्लेवर है। डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में मैं उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि सुबह कॉफी पीने से लोग कैसा फील कर रहे हैं, दोपहर में फील कैसे कर रहे हैं, शाम में कैसे फील कर रहे हैं, और रात में कैसे फील कर रहे हैं। सो टाइम एस्पेक्ट एक डिफरेंट फैक्टर हो गया, फ्लेवर एस्पेक्ट ये एक डिफरेंट फैक्टर हो गया, और कस्टमर एस्पेक्ट ये तीसरा हो गया। ये तीन स्क्वायर डिजाइन है जिसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, और इसमें मैट्रिक्स बनेगा अगेन। सॉरी। तो इसमें डिफरेंट मैट्रिक्स लाइक डिजाइन होंगे। और ये कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है देखिए। मैं कितने चीजों की अब बात कर रहा हूँ। मैं प्रेफरेंस की भी बात कर रहा हूँ, मैं कस्टमर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर की भी बात कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे की बात कर रहा हूँ, और डिफरेंट कॉफी फ्लेवर की भी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए लेटिन स्क्वायर डिजाइन हुआ है जो है, वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। फाइनली फैक्टोरियल डिजाइन जो है, मल्टीपल फैक्टर। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है, दो ग्रुप नहीं है, दो फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। And we used to study interaction between different variables. Let us say, for example, investigating the impact of diet and exercise on weight loss among different age group. मैंने एज ग्रुप पहले डिवाइड कर दिया। लाइक सपोज 10 से 15 साल के बच्चों के लिए, 16 से 20 साल के बच्चों के लिए, 21 to 30, देन 31 to 40। और इनके लिए डाइट प्लान बनाया। So, ये सभी ग्रुप के लिए अलग अलग डाइट प्लान बना, और एक्सरसाइज प्लान भी बना। और मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि किस एज ग्रुप के लिए कौन सा डाइट कितने एक्सरसाइज के साथ इफेक्टिव है या नहीं है। सो इट शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ गए, क्योंकि एज इटसेल्फ एक मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर है। क्योंकि हो सकता है कि जितने ज्यादा एज हो जाए तो उतना कम काम करता है लाइक एक्सरसाइज और डाइट। लेकिन आप एक बच्चे में अगर एक्सरसाइज और डाइट को तुरंत इंप्लीमेंट कर दें तो वो तुरंत रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। सो विथ रेस्पेक्ट टू एज जो है, इम्पैक्ट ऑफ डाइट और वेट लॉस वो कम हो जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। तो जब भी हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स रिसर्च होते हैं उसमें लेटिन स्क्वायर डिजाइन और फैक्टोरियल डिजाइन लगता है। अदर देन दैट, हम इजीली अगर काम करना चाहते हैं तो इनफॉर्मल डिजाइन जो है उस पे हम काम कर सकते हैं, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, एंड आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन। ये बेसिकली दो अप्रोचेस हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका रिसर्च जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। माने किसको हमको कंट्रोल करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीजों को ध्यान हमको रखना पड़ता है। एज अ रिसर्चर आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यू टेक अ सिंपल मॉडल। इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्सिटी पे जाना नहीं चाहता। लाइक यू टेक अ सिंपल मॉडल एंड यू डिजाइन योर थिंग्स। जैसे फैक्टोरियल डिजाइन अभी अगर आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, या लिटिल स्क्वायर डिजाइन करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रोल फैक्टर्स इन्वॉल्व, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो उसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो बेटर यू शुड गो विथ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल डिजाइन। तो अभी आप बताएं कि यहाँ तक आप क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो लिखिए। यस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक आई शुड गो इन अ स्मूथ मैनर। मैं एकदम स्मूथ मैनर में सिंपल करके आपको चीजों को समझा सकूं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन अनदर। तो ये तो बात हो गई लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन की। नाउ लेट अस गो टू अ डिफरेंट एस्पेक्ट। रिसर्च डिजाइन, एक चीज, रिसर्च डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एज फार एज दिस एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट इज कंसर्न। तो डिफरेंट रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चंस में अमूमन आता है। नाउ वी शुड गो with reading
a new topic that is use of variables in social science research. आपको एज अ रिसर्चर आपको जानना है कि वेरिएबल क्या है, और होपफुली यू नो व्हाट वेरिएबल इज ऑल अबाउट। मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि ये रिसर्च में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, और इस वेरिएबल को हमको क्वांटिफाई करना होता है। वेरिएबल के बेसिस में हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं रिसर्च में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और एज अ रिसर्चर हमको जानना है कि किस टाइप के वेरिएबल हम कलेक्ट करें, किस टाइप के क्वेश्चंस हम बनाएं, और किस टाइप का वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए ताकि एनालिसिस जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। ठीक है। ये रिसर्च का एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हम पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च करते हैं, देन वी स्पेसिफाई रिसर्च पर्पस, कलेक्ट द डेटा, इंटरप्रेट द डेटा एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, और इसके बेसिस में कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। मैं आपको बता दूं कि देर आर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं जिस जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो डेटा कलेक्शन किए रहेंगे उसका स्मूथ एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो बेसिक जो डेटा एनालिसिस टूल्स हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, जो एक्सेल जो जिसको आप बोलते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट तो नहीं, एक्सेल में आप मैक्सिमम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इनफैक्ट जो ग्राफ वगैरह आप ड्रॉ करते हैं डेटा कलेक्शन के बाद में, सिंपलेस्ट ऑफ द टूल जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पाइथन है, उसके बाद वेब क्यूडा है, आईबीएम एसपीएसएस एमओस है। एसपीएसएस एमओस जो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे इंडिया में सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर डेटा एनालिसिस के लिए जो आज की डेट में अवेलेबल है। इसके बहुत सारे क्रैक्ड वर्जन भी आते हैं, इसका पेड वर्जन भी है, इसका लाइसेंस्ड वर्जन भी है। हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ सॉफ्टवेयर एक्वायर किया जिसमें कि आईबीएम एसपीएसएस और एमओस का सॉफ्टवेयर हमारे पास है जो लाइसेंस्ड वर्जन का है, एंड वी यूज टू डू दिस डेटा एनालिसिस। इसके बाहर भी एनवीवो है, एटलास है, मिनीटैब 16 है, पीएलएस है। मैक्सिमम मेरा जो रिसर्च होता है वो पीएलएस और एसपीएसएस के बेसिस में होता है। आर सॉफ्टवेयर भी मैं यूज करता हूँ। You have got Strata. So these are the different statistical software which is available in the market for data analysis. इसको आप सर्च भी कर सकते हैं ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए और भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल अवेलेबल हो जाते हैं, बिकॉज मैटर ये करता है कि आप कितना टेक्नो फ्रेंडली हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टेक्नो फ्रेंडली बिकॉज अगर आप एमबीए कर रहे हैं और अगर आप टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है फिर। तो एटलीस्ट बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट यू मस्ट बी टेक्नो फ्रेंडली। बाकी बाकी लोग कितना टेक्नोलॉजी यूज करते हैं नहीं करते हैं वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन आपको कंप्यूटर में प्रॉपर हैंड्स ऑन आना चाहिए। ये मैं पहले क्लास से बोलते रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं आता तो सिंपली डू वन थिंग, लाइक ज्वाइन अ कोर्स विच मेक्स यू टेक्नो फ्रेंडली। ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करें जो टेक्नो फ्रेंडली आपको बनाए, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे किसी भी संस्था में। तो लेट अस कंटिन्यू विथ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल is any characteristics number or quantity that can be measured or counted. वेरिएबल एक कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है या नंबर है या क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आपका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं मेजर करना चाहता हूं उसको मैं कोई नंबर असाइन करता हूं, दैट कैन बी मेजर। जिस चीजों को मैं काउंट कर सकता हूं वो मेजरेबल है, वो बन जाता है वेरिएबल। और वेरिएबल एक पर्टिकुलर वेरिएबल है उसको हम क्वांटिफाई जब करते हैं इट बिकम्स अ डेटा। याद रखिए कि कोई भी वेरिएबल को हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, इट बिकम्स डेटा। ए वेरिएबल में ऑल्सो बी कॉल्ड अ डेटा आइटम। हम रिसर्च की भाषा में वेरिएबल को एक डेटा आइटम के हिसाब से देखते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लास ग्रेड, आई का कलर एंड व्हीकल टाइप आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। इट इज कॉल्ड वेरिएबल because the value may vary between data units in population and may change in value over time. इसको हम वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ओके, चेंज कैसे हो सकता है? लेट अस से कि इंडिया का पॉपुलेशन 10 साल पहले कितना था और 10 साल बाद आज कितना है। तो ये वेरिएबल है ना, क्योंकि वो चेंज हो रहा है।
डेफिनेटली पहले कम था और आज ज्यादा हो गया, तो द वैल्यू हैज चेंज्ड। लेट अस से फॉर एग्जांपल 10 साल पहले मेरा जो वेट था और 10 साल बाद आज जो मेरा वेट है वो ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है या कांस्टेंट भी रह सकता है। तो वेरिएबल उस चीज को बोलते हैं जिस जिस पर्टिकुलर चीज का जो डेटा बनता है, दैट डेटा में वेरी, और इट मे वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मे वेरी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट, इट मे वेरी विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर कंडीशंस। जैसे कि मैंने कहा कि एमबीए करने के बाद का आपका परफॉर्मेंस और एमबीए करने से पहले का आपका परफॉर्मेंस, दैट मस्ट वेरी। अगर वो चेंज नहीं होता है तो एमबीए आपके करने का इफेक्टिवनेस जीरो है, राइट। तो हम अगर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते जिससे कि आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं वहां आपका परफॉर्मेंस बिफोर डूइंग एमबीए एंड देन योर परफॉर्मेंस आफ्टर 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर एमबीए, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर आता तो डेफिनेटली इफेक्टिव है, आपका एमबीए इफेक्टिव है। हम इसको वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये वेरी कर जाएगा, माने इट शुड वेरी। और वेरी का मतलब ये होता है कि उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट अलग अलग डेटा देगा या डिफरेंट नंबर्स देगा, उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। और वेरिएबल का सिंपल एग्जांपल एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जेंडर हो सकता है, country of birth हो सकता है, anything can be variable. Now, basically when we are going to categorize this variable, this is the general classification. We are going to classify variables on two basic categories. That one is numeric and second one is categorical. Numeric का मतलब ये होता है कि जिसको हम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, हम नंबर असाइन कर सकते हैं, दैट इज न्यूमेरिक। और जिसको हम नंबर असाइन नहीं कर सकते, दैट दैट बिकम्स कैटेगोरिकल। इसको मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में भी पूछेंगे और नोट भी करके रखेंगे। ओके, बिकॉज ये वेरिएबल्स के बेसिस में ही आप जब अपना क्वेश्चनर बनाएंगे, आप अपने रिसर्च के लिए जब क्वेश्चनर तैयार करेंगे, तो ये जो वेरिएबल आपने पढ़ा है वो किस कैटेगरी में होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, कैटेगरिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी डिफाइंड अप्रोप्रिएटली। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको इसका अगर नॉलेज नहीं है तो उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड टू वन अनदर। तो वेरिएबल बेसिकली दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है कैटेगरिकल। न्यूमेरिक वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसको नंबर्स में हम डिफाइन करें, एंड इट शुड बी आइदर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। मैं बताऊंगा कंटिन्यूअस क्या है, डिस्क्रीट क्या है। सिमिलरली अगर कैटेगरिकल है तो वो नॉन न्यूमेरिक है, वो न्यूमेरिक नहीं है, हम उसको कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, दूसरा होता है नॉमिनल। ठीक है, तो न्यूमेरिक और कैटेगरिकल आप अभी जानिए, और वी विल डिस्कस व्हाट इज कैटेगरिकल, व्हाट इज न्यूमेरिक। यू सी व्हाट इज कैटेगरिकल। कैटेगरिकल को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो कैटेगरीज, जिस वेरिएबल को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्लासीफाई हेयर कलर। हेयर कलर सबका डिफरेंट है, हो सकता है किसी का ब्लैक हो, किसी का ब्राउन हो, किसी का रेड हो, किसी का व्हाइट भी हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्लासीफाई हेयर कलर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। और मेरे पास मान लो तीन कलर है, ब्लैक, ब्राउन और रेड। ये तीन डिफरेंट हेयर कलर्स हैं। ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। क्यों कैटेगरिकल वेरिएबल है, लेट मी एक्सप्लेन। क्या आप ब्लैक को माने ज्यादा नंबर दे सकते हैं ब्राउन से? ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप ब्राउन को कम नंबर दे सकते हैं रेड से? क्या ऐसा हो सकता है? या मैं ये बोलूं कि अगर हम क्लास में लड़कों को रैंक देते हैं, सपोज आपकी रैंकिंग मैंने की, जो हाईएस्ट लाया उसका 75%, जो कम लाया उसका 70%। तो ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आई एम गोइंग टू गिव रैंक्स। लेकिन क्या आप हेयर कलर को रैंक कर सकते हैं कि ब्लैक ज्यादा अच्छा है, ब्राउन कम है, रेड ये है? वी कैनॉट रैंक। और जब हम रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, इट बिकम्स कैटेगरिकल। मतलब हर हर कलर का अपना एक ओन सिग्निफिकेंस है, अपना एक ओन इंपॉर्टेंस है। और इसलिए हम बोल रहे हैं दिस इज कैटेगरिकल वेरिएबल। कैटेगरिकल वेरिएबल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, एवरीवन इज इक्वल, राइट। सो किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का रेड है। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू क्लासीफाई जेंडर, जेंडर दो टाइप के होते हैं या तीन टाइप के भी होते हैं, लाइक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब इसमें आप बोलेंगे कि नहीं, मेल ज्यादा बड़ा है फीमेल से या ज्यादा अच्छा है, तो इट इज वाइस। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है रिसर्च व्यू पॉइंट से और सभी व्यू पॉइंट से।
ये अलग मुद्दा है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मेजर करने के बाद हम मेल का परसेप्शन या फीमेल का परसेप्शन या ट्रांसजेंडर का परसेप्शन हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन कैटेगरिकल वेरिएबल में सभी वेरिएबल्स को हम इक्वली मान के चलते हैं, एंड इट हैज गॉट नो स्पेसिफिक नंबर्स। इसमें स्पेसिफिक नंबर्स नहीं होते, ठीक है। हम नंबर असाइन कर सकते हैं, ब्लैक स्टैंड्स फॉर 1, ब्राउन स्टैंड्स फॉर 2, रेड स्टैंड फॉर 3। लेकिन यहाँ पर 3 बड़ा नहीं है 2 से, और 2 बड़ा नहीं है 1 से, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल आर जनरल। दिस इज नोन एज कैटेगरिकल वेरिएबल, ठीक है। आप डिफरेंस समझिएगा कि कैटेगरिकल वेरिएबल में और okay. Another type of variable, it is known as confounding variable. Confounding variable is nothing but it is an extra variable that you did not account for. It can ruin the experiment and give you useless results. A confounding variable can have hidden effect on your experimental outcome. मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक्टिविटी लेवल, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, लाइक ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, या ज्यादा दौड़ते हैं या कम दौड़ते हैं, या कुछ टैबलेट्स लेते हैं, दीज आर ऑल एक्टिविटी लेवल। मैं पूरे को लिस्ट डाउन कर दिया। जो एक्टिविटी लेवल आप करते हैं उसका वेट गेन पर क्या इफेक्ट होता है। आपका वेट गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, या कांस्टेंट है, ये मैं मेजर करना चाह रहा हूँ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, राइट। नाउ आईवी मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्टिविटी लेवल जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये डिपेंडेंट नहीं है। और मेरे एक्टिविटी लेवल पे डिपेंडेंट कौन है, वेट गेन या वेट लूज, जो वट एवर यू कॉल इट इज। तो यहाँ पर वेट गेन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्टिविटी लेवल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मेरा एक्सपेरिमेंट इतना ही है, एक्टिविटी लेवल और वेट गेन। लेकिन इस पे एक कंफाउंडिंग वेरिएबल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो है एज। सपोज मैं सारे हाईएस्ट एज ग्रुप को ले लिया हूं, सपोज वृद्ध लोगों को बहुत सारा ले लिया, और इस पे मैं एक्टिविटी लेवल और वेट गेन को स्टडी कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट ध्वस्त हो जाए, क्योंकि हायर एज ग्रुप के ऊपर बेसिकली ऐसा बोला गया है कि वो काम नहीं करता है, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं, वो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जिसको आप देख नहीं पाते, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट को वो चौपट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट दोज फैक्टर्स ऑल्सो, कि जब भी आप दो चीजों को एज्यूम करके मेजर करना चाह रहे हो, आपको कंफाउंडिंग वेरिएबल कौन कौन से वैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल हैं आपके आसपास जो आपके एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकता है, उसको आपको देखना है। सो एज एक कंफाउंडिंग वेरिएबल। सपोज मैं सभी टीनेजर्स को ले लिया तो डेफिनेटली एक दूसरा रिजल्ट आ सकता है। सभी लाइक बूढ़ों को ले लिया तो एक अलग रिजल्ट आ सकता है। सभी लाइक मेच्योर ग्रुप को या पेरेंटल एज ग्रुप को लिया तो डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट को ये खराब कर सकता है। सो व्हाट आई हैव टू टेक इज, आई हैव टू टेक ए मिक्सचर ऑफ ऑल दोस। आई मीन मेरे को 20 लोग इसमें से रखना है, 20 इसमें से रखना है, 20 इसमें से रखना है, देन माई एक्सपेरिमेंट शुड बी, आई मीन फ्रूटफुल वन। सो कंफाउंडिंग वेरिएबल उसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल। नाउ देर इज अनदर वेरिएबल दैट इज नोन एज अ कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल को एक एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, फिर मैं कंट्रोल वेरिएबल में आऊंगा। समझिए, इसको सबको समझने का जरूरत है, समझेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अमाउंट ऑफ लाइट, जो सनलाइट होता है, वो प्लांट ग्रोथ में लाइक हेल्प करता है, ठीक। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अमाउंट ऑफ लाइट हम जितना देंगे, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आईवी है। आईवी का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्लांट का ग्रोथ जो है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड लाइट, इस पे एक और फैक्टर भी काम करता है, दैट इज वाटर फर्टिल एंड फर्टिलाइजर लेवल। अगर मैं सिर्फ सनलाइट दूं, ठीक है, लेट अस से कि 3 घंटा सुबह एक्सपोजर मिला सनलाइट का, 3 घंटा शाम में मिला, और दोपहर में मिला। सो सनलाइट का इफेक्ट मैं देखना चाह रहा हूँ प्लांट के ग्रोथ पे। लेकिन क्या सनलाइट सिर्फ एक ही फैक्टर है जो प्लांट का ग्रोथ करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको वाटर भी चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। जिस चीज को हम एक्सपेरिमेंट में भूल जाते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। और उस चीज को मैं कंट्रोल करूंगा, उस वेरिएबल को मैं कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं प्लांट ग्रोथ को स्टडी कर रहा हूं 2 या 3 या 4 एस्पेक्ट में, तो मैं कांस्टेंट वाटर दूंगा और कांस्टेंट फर्टिलाइजर दूंगा। और 4 एक्सपेरिमेंट में अगर कर रहा हूं तो वाटर और फर्टिलाइजर को इक्वल अमाउंट में रख के उसको कंट्रोल कर दूंगा। सो दिस इज कंट्रोल वेरिएबल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अमाउंट ऑफ सनलाइट अगर मैं वेरी करता हूं,
क्योंकि वाटर और फर्टिलाइजर को तो मैंने कांस्टेंट रखा है। अगर मैंने उसको कांस्टेंट रखा है तो अमाउंट ऑफ लाइट जो मैं देता हूं उसका वेरिएशन अप्रोप्रिएटली स्टडी हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं उधर वाटर और फर्टिलाइजर लेवल को भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में वेरी करता रहा तो मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि अमाउंट ऑफ सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट है या नहीं। ओके, तो दीज आर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। आपको अपने स्टडी में ये देखना होता है कि किन किन वेरिएबल्स को मैं कंट्रोल करके चलूं। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट हैज सेवरल टाइप्स ऑफ वेरिएबल इंक्लूडिंग कंट्रोल वेरिएबल। वेरिएबल्स आर जस्ट वैल्यूज दैट कैन बी चेंज्ड। A good experiment only has two changing variable, that is independent variable and dependent variable. एक एक्सपेरिमेंट में मैं मेरा मेजरमेंट का एस्पेक्ट है दो चीजें। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि अमाउंट ऑफ लाइट है, एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बट ये दोनों के बीच में अगर मैं वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करूं तो मेरा एक्सपेरिमेंट जो है फ्लॉप हो जाएगा, राइट? सो कंट्रोल वेरिएबल को हमको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको फिक्स रखना पड़ता है। कैसे फिक्स रखेंगे वो रिसर्चर को ये करना है। तो जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, विच आर माई डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड हाउ आई कैन कंट्रोल माई वेरिएबल्स, विच इज अगेन कॉल्ड एज द कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक, ये अनदर एस्पेक्ट। एक टाइप का वेरिएबल और होता है दैट इज नोन एज कंटीन्यूअस वेरिएबल। मैंने कहा था कि न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो दो टाइप के होते हैं। वन इज कंटीन्यूअस वेरिएबल, द अदर वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल। दो टाइप के होते हैं, कंटीन्यूअस एंड अनदर वन इज डिस्क्रीट। कंटीन्यूअस वेरिएबल का क्या मतलब होता है? कंटीन्यूअस वेरिएबल इज ऑपोजिट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। ये दोनों अलग अलग है, which can only take a certain number of values. Say for example, a continuous variable does not have to have every possible number like infinity to minus infinity to plus infinity. It can also be continuous between two numbers like 1 and 2. For example, discrete variables could be 1 and 2, while continuous variable could be 1, 2 and everything between 1, 2. जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ऐसा समझिए कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है इट कैन टेक अ नंबर। अगर हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल, राइट? इसमें ब्रेक नहीं है या इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? सपोज 1.01, 1.001, 1.012, देर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिटवीन टू डिफरेंट नंबर्स। एक और दो के बीच इन्फिनाइट नंबर्स हैं जो कि डेसिमल पॉइंट में भी आ सकते हैं, और ये जब डेसिमल पॉइंट आ जाता है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, आप समझिए, जब हम डेसिमल पॉइंट में चीजों को ले आते हैं दैट बिकम्स डिस्क्रीट वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम 10 लोगों का शुगर मेजरमेंट करेंगे, राइट? तो शुगर लेवल हमेशा होल नंबर में आएगा बोल के नहीं, ठीक है? इट कैन कम इन डेसिमल नंबर ऑल्सो। तो किसी का शुगर लेवल अमूमन नहीं आता है, लेकिन मैं सपोज किसी का H1B1 हम मेजर करते हैं और H1B1 6.4 आया, 5.4 आया। सो देर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जब पॉइंट वाली बात आ जाती है इट बिकम्स डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है? जिस जिस दो पॉइंट के बीच में और कोई नंबर्स ना हो, वो कंटिन्यूअस अप्रोच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज सच। ये आपको बस समझना है, और दोनों नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों है। डिस्क्रीट जो है उसमें डेसिमल पॉइंट है, और कंटिन्यूअस जो है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। वो रेंज करता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में, ठीक है? माना माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, एंड इट इज अनकाउंटेबल। तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जांपल है कंटिन्यूअस वेरिएबल का, आई विल नॉट गो इनटू दिस वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि दूसरों से अफेक्ट नहीं होते, वो दूसरों को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सनलाइट था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो दूसरों से अफेक्टेड नहीं है। सनलाइट को किससे अफेक्ट है? बट वो दूसरों को अफेक्ट करता है, हमको भी अफेक्ट करता है। जैसे आप बोलते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है? सनलाइट। सन का प्रकोप जो है वो बहुत बढ़ गया है। हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हम जा रहे हैं तो हमारे हेल्थ पे वो इफेक्ट डाल रहा है, तो वी आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आवर हेल्थ इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सनलाइट है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम जब डिजाइन करते हैं तो वी नीड टू आइडेंटिफाई विच आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, विच आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स।
एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है कि इफ यू वांट टू नो हाउ कैलोरी इनटेक affects the weight. Calorie intake is your independent variable and weight is your dependent variable. आप दिन में कितना कैलोरी खाते हैं उस पे आपका एक मतलब वेट कितना बढ़ता है या घटता है, वो अगर मैं स्टडी करूं तो कैलोरी इंटेक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वेट इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके स्टडी में जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच आर योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड विच आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आइडेंटिफाई नहीं किए बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग विच आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड विच आर योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन चीज को आइडेंटिफाई करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट लाइक द नेम इट साउंड्स, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स दैट यू द रिसर्चर कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल, हाउ वेल यू परफॉर्म इन रेस डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और योर परफॉर्मेंस इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जितना ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ये हम मान के चलते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है और परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट है। सिमिलरली वेट इट इज डिपेंडेंट ऑन योर डाइट। तो डाइट जितना ज्यादा या कम डाइट लेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। हाउ मच यू अर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क। नंबर ऑफ आवर्स जो आप वर्किंग है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपका अर्निंग, कितना इनकम आपका है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आवर्स आप कितना वर्क किए हैं। तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है आपके और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके क्या क्या है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जैसे कि मैंने बताया कि सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स, पार्किंग लॉट कैन होल्ड सर्टेन नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, if you are graded on a 10 point scale then only possible values are 1 2 3 4 होता है। तो डिस्क्रीट और जो न्यूमेरिक वेरिएबल, सॉरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है वो नंबर्स में रहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो पॉइंट में हो सकता है। अनदर वेरिएबल इट इज नोन एज नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल एक और था ऑर्डिनल। ठीक है, सो व्हाट इज नॉमिनल? नॉमिनल वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया आपको, जेंडर, जेंडर का कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, नॉमिनल का कोई ऑर्डर नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। जैसे हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर को हम मेजर कर सकते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, कितने ट्रांसजेंडर है। हम आई कलर को मेजर कर सकते हैं, कितने ब्लू है, कितने ग्रीन कलर के हैं, कितने हेजल कलर के आई हैं। लाइक टाइप्स ऑफ हाउसेस को मेजर कर सकते हैं, बंगलो में कौन रहता है, डुप्लेक्स में कौन रह सकता है, रच हाउस में कौन रहता है। सिमिलरली पेट डॉग्स, लाइक पेट को मेजर कर सकते हैं, डॉग, कैट, रोडेंट, फिश, बर्ड एक्सेट्रा। जीनोटाइप को कर सकते हैं, ए टाइप और ए टाइप, स्मॉल ए टाइप। सो ये इसको हम फिक्स नंबर नहीं दे सकते। फिक्स नंबर इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज हम ये नहीं बोलते कि बंगलो को ज्यादा नंबर है, डुप्लेक्स को कम है, या मेल को ज्यादा नंबर है, फीमेल को कम है। तो जहां पर भी एक पर्टिकुलर क्वांटिफाइंग ऑर्डर नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वेरिएबल। नो न्यूमेरिक वैल्यू, उसको नेचुरल ऑर्डर कुछ नहीं। लेकिन एक और उसके अगेंस्ट में एक और टाइप का वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। व्हाट इज ऑर्डिनल वेरिएबल देन? ऑर्डिनल वेरिएबल को हम वैसा तो नंबर नहीं दे सकते हैं लेकिन उसको रैंक कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज आपने कोई गरम चीज खाया, लाइक आप जाते हैं फास्ट फूड सेंटर पे और गरम गरम चीज खा लेते हैं। ठीक है, एक ठंडा चीज खाते हैं, गरम चीज खाते हैं, या फिर उसी चीज को दो डिफरेंट टाइप्स में खाते हैं, एक बार गर्म रहता है, एक बार ठंडा रहता है। ठीक? हम हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट को हम जानते हैं कि हॉट जो है वो कम गर्म है हॉटर से, और हॉटर जो है वो कम गर्म है हॉटेस्ट से। हॉटेस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा गर्म, और हॉटर का मतलब ये होता है कि बीच में है और उससे कम है हॉट। लेकिन इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ रैंक दे सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। लेकिन क्या इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हॉट जो है वो 2 गुना ज्यादा है हॉटर से, या हॉटर जो है 3 गुना कम है हॉटेस्ट से? ऐसा बोल सकते हैं? ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसको सिर्फ हम रैंक करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि आपके जो क्लास में सपोज 1 से 10 रैंक तक
जो स्टूडेंट्स आए, ठीक है, किसी का 76% आया, वो फर्स्ट आ गया, किसी का 74 आया, वो सेकंड आ गया, सपोज किसी का 60 आया, वो थर्ड आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट रैंक वाला था, जो 75 या 74% लाया है, वो 5 गुना इंटेलिजेंट है सेकंड वाला से, या सेकंड वाला 2 गुना इंटेलिजेंट है थर्ड वाला से? क्या ऐसा क्वांटिफाई किया जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए हम इसको ऑर्डिनल वेरिएबल बोलते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट जो है वो सेकंड से अच्छा है, और सेकंड जो है वो थर्ड से अच्छा है, और थर्ड जो है वो फोर्थ से अच्छा है, लेकिन हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम इसको बस रैंक कर सकते हैं। सिमिलरली, आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, आपके क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन था, आप क्वेश्चनर भरे होंगे तो आप देखे होंगे कि लिक्टर स्केल आप जब डिजाइन करते हैं तो उसमें मेजरमेंट टेक्निक होता है, और मेजरमेंट में आपको लिखा होता है कि हाउ फार you are going to rate your preference, whether you are strongly agree, or you are agree, or you are disagree, or you are neutral, or you are uh, strongly disagree, or you are simply disagree. स्ट्रांगली आप अगर एग्रीमेंट, पूर्णतः अगर आप सहमत होते हो किसी चीज से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सहमत से डबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप पूर्णतः सहमत होते हो और सहमत, ये दोनों में एक डिफरेंस जरूर है। और पूर्णतः सहमत और सहमत जो है, पूर्णतः सहमत हमेशा ज्यादा होता है। तो जहां पर हम क्वांटिफाई एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन रेट कर सकते हैं कि इससे अच्छा ये है, उससे अच्छा वो है, देन इट बिकम्स ऑर्डिनल वेरिएबल। मेरे बताने का मतलब ये है कि जब भी आप डेटा कलेक्शन पे जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ डेटा कलेक्शन, तो एज जो आप लेंगे, जब किसी व्यक्ति का आप एज लेते हैं, तो वो एज अपना लिख देगा। सपोज समवन इज 40 इयर्स, 50 इयर्स, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है, राइट? यू कैन टेक कंटिन्यूअस वेरिएबल। लेकिन जब आप उसका परसेप्शन को मेजर करते हैं और आपसे आप पूछते हैं कि वो सहमत है, असहमत है, या क्या है, देन इट बिकम्स ऑर्डिनल वेरिएबल। तो रिसर्चर की भाषा में अगर आपको एक क्वेश्चनर बनाने हैं, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि ऑर्डिनल वेरिएबल्स आपको यूज करना है या कैटेगरिकल वेरिएबल यूज करना है, किस टाइप का वेरिएबल आप यूज करेंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल यूज करना है, कौन कौन से मेरे कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। एज अ रिसर्चर यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स। आप बिना आइडेंटिफिकेशन के आप आगे इसमें नहीं बढ़ सकते। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया कि हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट, इसको सिर्फ मैं एक कार्डिनल मेजरमेंट कर सकता हूँ, इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू अनदर फैक्टर, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स? A qualitative variable, it is also called as categorical variable. जब भी क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात आती है, इट इज अ कैटेगरिकल वेरिएबल, जिसके दो कैटेगरी होते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल, दो कैटेगरी है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आई कलर एक कैटेगरिकल वेरिएबल, इसमें ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, एक्सेट्रा। सिमिलरली स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, एमपी है, तेलंगाना है, ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। और क्योंकि कैटेगरिकल वेरिएबल है, इसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं। जैसे डॉग के डिफरेंट ब्रीड्स हैं, तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल है। दीज आर ऑल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एज दे डोंट हैव अ नेचुरल ऑर्डर। इसका कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है, और कोई भी चीजों का जिसका नेचुरल ऑर्डर ना हो, दैट इज नोन एज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। कोई गोरा है, कोई काला है, समवन इज ब्लैक, समवन इज व्हाइट, तो हम ये नहीं बोल सकते कि व्हाइट जो है ब्लैक से 3 गुना ज्यादा अच्छा है। दिस इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। ओके, कोई अच्छा है पढ़ने में, कोई नहीं है, परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दैट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। हम ये रेट नहीं कर सकते कि जो ज्यादा मार्क्स लाया है उसका 10 गुना ज्यादा आईक्यू है जो कम मार्क्स लाया है उससे। तो दिस इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू। वो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका होता है, मैंने जैसे कि कहा, दे कैन बी एडेड, दे कैन बी सब्सट्रैक्टेड, दे कैन बी डिवाइडेड, और दे कैन बी मल्टीप्लाइड। जैसे सपोज आपका एज हो गया, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सपोज आपका एज, मैं बोलूं कि आपके जितने भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसका मैं एक मीन एज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मीन एज। तो मैं क्या करूंगा, आपसे डेटा कलेक्शन करवाऊंगा और ग्रुप में डालूंगा कि आपका एज क्या है, लेट मी टेल यू जस्ट योर एज। कोई भरेगा 40 इयर्स, कोई भरेगा 20 इयर्स, तो देर विल बी हेल लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। लेट अस सपोज कि 20 से लेके वो 60 तक रेंज के अंदर रहेगा, 20 से लेके 60 एज ग्रुप तक ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में आते हैं। मेरे को क्या करना है, वो सारे एज ग्रुप जो भी एजेस आएंगे उसको प्लस करना है,
और सपोज आप 100 स्टूडेंट हैं, तो जितना भी मेरा आएगा उससे 100 से डिवाइड कर देना है, दैट विल बी माई मीन एज। ठीक है। तो ऐसे डेटा जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी दूसरे नंबर से, दैट बिकम्स अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, रादर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपने से असाइन कर देते हैं मेजरमेंट के लिए, हालांकि इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक और होता है रैंक्ड वेरिएबल। रैंक्ड वेरिएबल, देखिए ये सभी चीजें आसपास ही हैं। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, फिर मैं बात कर रहा हूँ कि नॉमिनल डेटा की, ऑर्डिनल डेटा की। ऑर्डिनल डेटा को हम रैंक कर सकते हैं, ऑर्डिनल डेटा को रैंक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि वेरी अनसेटिस्फाइड, स्लाइटली अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी, ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज है। सपोज मैं आपका सेटिस्फेक्शन मेजर करना चाह रहा हूँ, मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज लिए हैं। क्या क्या? वेदर यू आर वेरी अनसेटिस्फाइड, मैंने कहा कि आपको क्लास कैसे लगा, यू फील वेरी अनसेटिस्फाइड, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज स्लाइटली अनसेटिस्फाइड, थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड, नंबर 2। देन यू कॉल इट एज सर्टिस्फाइड, नहीं ठीक ठाक था, आई एम सर्टिस्फाइड एनफ। या फिर चौथा हो सकता है आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। तो इसको मैंने क्वांटिफाई किया 1 2 3 4 में, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 जो है वो 2 से ज्यादा बेटर है, सॉरी 2 से ज्यादा वर्स्ट है, या 2 जो है वो 3 से वर्स्ट है, ऐसा नहीं बोल सकता। आई कैन जस्ट रैंक इट। मैंने रैंक किया है कि ये इससे कम है, वो उससे कम है, वो उससे ज्यादा है, दिस इज नोन एज रैंकिंग वेरिएबल। और एज अ रिसर्चर आई हैव टू रैंक डिफरेंट वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन माय डेटा। मुझे अगर डेटा ऑब्टेन करना है तो ऐसा रैंकिंग भी मुझे टाइम टू टाइम देना पड़ता है। ठीक है। Another kind of variable, it is known as binary variable. What is binary variable? It has got two different categories. अगर मैं कैटेगरिकल वेरिएबल की बात करता हूँ, तो कैटेगरिकल वेरिएबल दो एस्पेक्ट में आ सकता है। वन इज लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड देयर इज ओनली 2 डिफरेंट कैटेगरीज। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि क्या मेरे क्लास से आप सेटिस्फाइड हैं, जस्ट दो चीजों में लिख सकते हैं आप, यस और नो, राइट। दिस इज बाइनरी वेरिएबल। क्या आप जीवन में सक्सेस पाए हैं या फेल्यूर पाए, दो दो एस्पेक्ट है। फिर कुछ सक्सेस पाया, कम सक्सेस पाया, कम फेल्योर पाया, इसकी बात नहीं हो रही। वेदर यू आर सक्सेसफुल और यू आर ए फेल्योर, दो दो एस्पेक्ट पे है। मैं अगर आपको रेट करने के लिए बोलूं वेदर यू आर मेल और फीमेल, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आधा मेल थोड़ा फीमेल। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट आइदर यू आर अ मेल और यू आर फीमेल और यू आर अ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर अगर आता है तो वो बाइनरी नहीं रह जाता, दो कैटेगरी में सिर्फ मेल और फीमेल आते हैं। वेदर यू आर ब्लैक और व्हाइट, अगेन आप नहीं बोल सकते कि थोड़ा व्हाइट कम ब्लैक, ऐसा नहीं होता है। तो बाइनरी वेरिएबल, अगेन मैं ये सब चीज क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एज अ रिसर्चर कई जगह में आपको बाइनरी वेरिएबल यूज करना है, कई जगह में आपको 5 पॉइंट का स्केल लेना है, और ये बहुत प्रिसीजन से लेना है कि आपको 5 पॉइंट कहाँ लेना है और बाइनरी वेरिएबल कहाँ लेना है। ये बहुत प्रिसीजन से डिसाइड करना होता है। कई सारे मैं रिसर्च स्कॉलर्स को देखा हूँ जो वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस बना के ले आते हैं, यस नो यस नो यस नो लिख देते हैं। सो यस नो वाले में जब आप एनालिसिस करते हैं डेटा को, तो वो अच्छा डेटा एनालिसिस नहीं होता है, उसका लिमिटेशंस है। तो जब भी आप बाइनरी वेरिएबल लेते हैं, आपको सोच समझ के लेना पड़ता है कि बाइनरी वेरिएबल्स आप कम लें, जहां पर है वहीं पर लें, और जहां नहीं है वो वहां पर आप ना लें। तो दिस गिव्स अनदर सेट ऑफ आई मीन इक्वेशन। अनदर सेट ऑफ वेरिएबल इट इज नोन एज क्राइटेरियन वेरिएबल। क्राइटेरियन वेरिएबल को हम इट इज अनदर नेम फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। एक चीज आप ध्यान रखें कि जहां पर लिखा है क्राइटेरियन वेरिएबल, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरियन वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन वेरिएबल कहा जाता है, और क्राइटेरियन वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, हम जब मल्टीपल रिग्रेशन हम लाइक परफॉर्म करते हैं, तो प्रिडिक्शन यूज करते हैं। प्रिडिक्शन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, दिस इज प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन जब स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में बोलते हैं तो बेसिकली हम जो नाम देते हैं उसको बोला जाता है क्राइटेरियन वेरिएबल। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग जहां भी हुआ होगा तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल ये शब्द नहीं सुनने मिलेगा, रादर आपको क्राइटेरियन वेरिएबल क्या है ये शब्द सुनने को मिलेगा। अनदर डाइकोटोमस वेरिएबल, दो दो एस्पेक्ट होंगे, डाइकोटोमस वेरिएबल के दो एस्पेक्ट होंगे। लेकिन देखिए, डाइकोटोमस वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल के बीच अंतर है। जैसे 0 और 1,
यस नो, सक्सेस फेल्यूर। डाइकोटोमस वेरिएबल में दो दो चीजें हैं, और दो चीजें वो अपोजिट टू ईच अदर है। लाइक हेड या टेल, दो एस्पेक्ट आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, मेल और फीमेल, ये डाइकोटोमस हो सकता है। रिच और पुअर, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, पास और फेल, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है। अनदर फैक्टर और अनदर वेरिएबल, इट इज नोन एज एंडोजीनियस वेरिएबल। और ये बेसिकली आप इकोनोमेट्रिक्स, डू यू नो व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? इकोनोमेट्रिक्स वो ब्रांच है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स और मैथ या स्टैटिस्टिक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज आता है जिसको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। और इकोनोमेट्रिक्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, बिकॉज जो कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी हो रही है वो इकोनोमेट्रिक्स के बेसिस में ही हो रही है। और लीनियर रिग्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, मल्टीपल रिग्रेशन इन्वॉल्व है। इसमें हम एंडोजीनियस वेरिएबल का यूज करते हैं। एंडोजीनियस वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल दैट हैव वैल्यूज दैट आर डिटरमाइंड बाय अदर वेरिएबल्स इन द सिस्टम। एंडोजीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि अदर वेरिएबल से डिटरमाइन होता है। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करेगा, ठीक है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, कंट्री का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, और पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है। आपका पर कैपिटा इनकम इस बात पे डिपेंडेंट है कि कंट्री का इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है और पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रहा है, और पूरे देश का वेल्थ जो है वो कितना है। तो आपका जो पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक लाइक एवरेज में बात कर रहा हूं कि एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है। वो डिपेंडेंट है बहुत सारे अदर वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, वो अपना उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो डिपेंडेंट है कि पॉपुलेशन कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, और कंट्री का जो टोटल वेल्थ है वो कितना है। ये तीन चीज अगर मैं मेजर कर लूं तो पर कैपिटा इनकम मुझे मिल जाएगा। दिस इज नोन एज एंडोजीनियस वेरिएबल। ए वेरिएबल whose values are determined by other values in the system, this is known as endogenous variable, अंदर की वेरिएबल है वो। सिमिलरली एक एक्सट्रानियस वेरिएबल भी है, that any variable which you are not intentionally studying, एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप इंटेंशनली स्टडी नहीं करते हैं लेकिन आपके स्टडी को वो इफेक्ट करता है, ये इसको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल वेरिएबल ऑल्सो। कि आप उसको स्टडी नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपके स्टडी को अफेक्ट कर रहा है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, यू वांट टू नो इफ ऑनलाइन लर्निंग इंक्रीजेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वन ग्रुप यूजेस ऑनलाइन नॉलेज बेस्ड टू स्टडी एंड अदर ग्रुप यूजेस ट्रेडिशनल टेक्स्ट। Extraneous variable could include prior knowledge of statistics. You'll have to make sure that group A roughly matched with group B with prior knowledge before starting your study. Other external variable include the amount of support it hopes, socioeconomic income or temperature. आसान भाषा में समझा रहा हूं कि हमको दो ग्रुप में स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है कि ऑनलाइन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है क्या। सपोज मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूं और ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब से पढ़ रहा हूं, तो क्या ऑनलाइन लर्निंग मेरे स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज को प्रभावित करता है। 10 क्लासेस मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए ऑनलाइन मोड में, दो ग्रुप सपोज हमने डिवाइड कर दिए, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, तो स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन लर्निंग से प्रभावित होता है क्या। दैट इज माय क्वेश्चन, माय रिसर्च क्वेश्चन, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन। अब इस पे एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है। सपोज दो ग्रुप मैंने फॉर्मुलेट किया है लेकिन ग्रुप ए को पहले से स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, दिस इज प्रायर नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो डेफिनेटली जिसका प्रायर नॉलेज स्टैटिस्टिक्स पे होगा वो अच्छा करेगा, ऑनलाइन लर्निंग हो चाहे ऑफलाइन लर्निंग हो। या मैं दो ग्रुप किया हूं कि एक ऑफलाइन लर्निंग कर रहा है, एक ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है, लेकिन जिसको प्रायर नॉलेज है वो तो अच्छा करेगा, ऑफलाइन में भी अच्छा करेगा, ऑनलाइन में भी अच्छा करेगा। तो दिस इज माय एक्सट्रानियस वेरिएबल, प्रायर नॉलेज। सेकंड वेरिएबल और हो सकता है कि अमाउंट ऑफ सपोर्ट इन होम, आप अपने बच्चे को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं घर में, दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है होम पे। हो सकता है कि उनके घर में मेहमान ज्यादा है, सपोर्ट सिस्टम कम है, पढ़ने के लिए जगह कम है, तो दिस इज एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक और हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक इनकम। हो सकता है कि कोई एक बड़ा लैपटॉप में कर रहा है जिसके घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, कोई और क्लास कर रहा है, हो सकता है उसके घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एक टूटे हुए मोबाइल फोन से कर रहा है। और हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर अलग है। देखिए, ये भी जाना गया है कि टेम्परेचर भी लर्निंग कंडीशन को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर लर्निंग कंडीशन को अफेक्ट करता है का मतलब ये है
कि आजकल जो बड़े कोचिंग संस्थाएं हैं वहां पर लाइक गर्मी में भी क्लासेस होते हैं। तो आप आज के डेट में अगर सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई अगर बिना एसी रूम के ले रहा है और एसी रूम के ले रहा है गर्मियों के सीजन में, तो डेफिनेटली 1 घंटा के बाद बच्चा पस्त हो जाएगा। मैंने पढ़ने के बाद उसको गर्मी लगेगा, एंड ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिज माइंड इज ऑन हिज ओन। हो सकता है कि अनडिजायरेबल फैक्टर है टेम्परेचर जो है, एक एक्सट्रानियस वेरिएबल है जो आपकी स्टडी को अफेक्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं दो डिफरेंट कोचिंग सेंटर में 5-5 घंटे बच्चे पढ़े, किसका इफेक्टिवनेस ज्यादा है, ग्रुप ए वाला ग्रुप बी वाला। लेकिन हम एक सेंटर में एसी दे रहे हैं समर सीजन में, दूसरे में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, वहाँ का कंडीशन ठीक नहीं। तो डेफिनेटली जहाँ का कंडीशन ठीक नहीं है वहाँ का रिजल्ट भी पुअर आएगा। किस लिए पूरा आएगा? क्योंकि उसमें एक एक्सट्रानियस वेरिएबल है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज एसी। और ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम भूल जाते हैं कि हमारा कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल कौन सा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर द वेरिएबल विच हैज टू बी टेकन इनटू माइंड। एज अ रिसर्चर आपको इन सब वेरिएबल को कंट्रोल करना होगा, या फिर आपको देखना होगा कि ये सारे मेरे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अनदर वेरिएबल इट इज नोन एज डमी वेरिएबल। बहुत ज्यादा डमी वेरिएबल के बारे में आपको मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। डमी वेरिएबल, इतना जान लीजिए कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम जब रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं तो कई जगह में उसको यूज किया जाता है, बिकॉज लाइक वी हैव टू कंट्रोल थिंग्स। कोई वेरिएबल नहीं होता है तो हम एक डमी वेरिएबल डाल के उसको टेस्ट किया जाता है। अनदर इट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये भी बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स जब रिसर्च हम करते हैं तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को भी देते हैं। एक मीडिएशन वेरिएबल है, दिस इज द मीडिएटिंग वेरिएबल। इसको आप थोड़ा जान लें कि जब हम दो चीजों का स्टडी करते हैं, एक प्रिडिक्टर होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और क्राइटेरियन वेरिएबल जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। सपोज मैं एक्स का वाई के ऊपर इफेक्ट देखना चाहता हूँ, लाइक सपोज परफॉर्मेंस हमने दिया, उसका मैं आउटकम देखना चाहता हूँ सेटिस्फेक्शन लेवल। परफॉर्मेंस का इफेक्ट सेटिस्फेक्शन। एक और मीडिएटर है परफॉर्मेंस का ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। मीडिएटर के जगह में मैंने ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट को रखा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे कितना सपोर्ट करता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मीडिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, मेरा सेटिस्फेक्शन कितना होगा। अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अच्छा से कर रहा है, मेरे को वेल सपोर्ट है, तो डेफिनेटली मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ेगा वहां पर। तो दिस इज मीडिएटिंग वेरिएबल। बहुत सारी जगह में कल मैंने आपको एक रिसर्च पेपर दिखाया था जिसमें मैंने मीडिएटिंग एनालिसिस लिया हुआ था। तो एक एक फैक्टर को मैंने मीडिएटर के हिसाब से यूज किया था कि ये फैक्टर अगर आया तो जो प्रिडिक्टर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य जो रिलेशनशिप है, वो अच्छा बढ़ता है या कम होता है या सेम रहता है, इसको मैंने देखना चाहता। दिस इज नोन एज मीडिएटिंग वेरिएबल। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिएशन होते हैं जिसको हम फुल मीडिएशन बोलते हैं, पार्शियल मीडिएशन बोलते हैं, एंड अनदर वेरिएबल इट इज नोन एज मॉडरेटिंग वेरिएबल। मीडिएशन और मॉडरेशन जो है दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, या दो टाइप के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। मॉडरेटिंग में क्या होता है, देखिए नीचे वाला जो है वो मीडिएटिंग एनालिसिस है। अगर मैं एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट को निकाल दूं, इस वेरिएबल को अगर मैं निकाल दूं, तो ये मीडिएटिंग इफेक्ट का वेरिएबल हो जाएगा। जैसे इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के ऊपर में, एक सिंपल मॉडल है, ठीक है। एक सिंपल मॉडल है कि इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे क्या इफेक्ट है। इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं एक मीडिएटर लगाता हूं इसमें, क्या, एफर्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि इंटेलिजेंस एफर्ट के थ्रू से, या इंटेलिजेंस अगर हमारा है तो हम अगर एफर्ट डालते हैं तो वो कितना इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बढ़ाता है। दिस इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल। अब इसमें एक मॉडरेटर भी जोड़ते हैं। अगर इंटेलिजेंस को हम कंबाइन करें किसके साथ, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ, हमारा इंटेलिजेंस और एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्ट को कितना डिटरमाइन करता है, और एफर्ट जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी को कितना डिपेंड करता है, दिस बिकम अ मॉडरेटिंग वेरिएबल। उसका मतलब यह है कि एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एक मॉडरेटर है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एफर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, इट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एफर्ट। और ये मॉडरेशन कितना प्रभावित करता है एफर्ट को, और एफर्ट कितना प्रभावित करता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी को। तो इस ढंग से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जब भी बनता है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअली, और उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनने से पहले यू हैव टू डू लॉट ऑफ लिटरेचर सर्वे। बिना लिटरेचर सर्वे के ये सब फ्रेमवर्क आप बना नहीं सकते, या वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वेरिएबल का मेजरमेंट टेक्निक क्या होगा, डायकोटोमस होगा या कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा या डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या ऑर्डिनल वेरिएबल होगा, ये सारे टाइप के वेरिएबल को आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक्सट्रानियस वेरिएबल हैं जो कि आपकी स्टडी को अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल वेरिएबल है उसको आपको कंट्रोल करना है एट द एंड ऑफ द डे, दैट हैज आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस आर कॉम्प्लेक्स मॉडल। ये जो है, ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है, ये एमओस और एसपीएसएस आप जब सीखेंगे या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आपका होगा तो थोड़ा सा आपको जरूरत जरूर पड़ेगा। तो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा एट द एंड ऑफ लाइक द क्लास। जब मैं एंड करूंगा तो थोड़ा सा मैं इस पे आपको बताऊंगा। नाउ लेट मी डिस्कस। अभी तक के किसी को प्रॉब्लम, अभी तक के किसी को डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क। अभी तक के किसी को नो प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू प्लीज रेस्पॉन्ड, क्योंकि टफ लग रहा है ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। टफ है इन द सेंस ये रिसर्च है, और इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को खुद ही पढ़ा रहा हूँ, और जितना सिंपल हो सकता है, बिकॉज सिंस आई एम डूइंग रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 15 years और सो। नॉमिनल वेरिएबल क्या है, व्हाट इज नॉमिनल वेरिएबल, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको कि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई मतलब मेल फीमेल क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? मेल जो है ज्यादा बड़ा है फीमेल से, ऐसा है नहीं। ब्लैक व्हाइट, हो सकता है कि ब्लैक पर्सन भी अच्छा हो, व्हाइट पर्सन अच्छा ना हो। जब अप्लाई करेंगे तो ये सब ज्यादा सही से समझ पाएंगे। यस, जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। एक और मैं आपको सभी को एडवाइस कर रहा हूँ, यू स्टार्ट ट्राइंग टू मेक गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म किसी ने नाम सुना है? प्लीज टाइप यस और नो, गूगल फॉर्म। यस, सोमेश साहू टेल यस। यस, एवरीवन नोज व्हाट इज गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म अगर आपको बनाना नहीं आता तो यू स्टार्ट मेकिंग गूगल फॉर्म्स। ठीक है, आप गूगल फॉर्म में जाइए, और यस नो का जो क्राइटेरिया है उसको हम कर सकते हैं। आप ध्यान में होगा आपको कि मैं 2 4 5 गूगल फॉर्म शेयर कर चुका हूँ डिफरेंट डेटा कलेक्शन व्यू पॉइंट से। कुछ मेरे स्कॉलर्स के थे, कुछ मेरा खुद का रिसर्च था। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से शेयर किया गया था। एक एस्पेक्ट ये था कि आपको फेमिलियरिटी गेन कराना कि गूगल फॉर्म ऐसे होता है, और आप अपने रिसर्च के लिए भी इस टाइप का गूगल फॉर्म आपको जरूरत पड़ेगा। दैट इज नंबर वन। एंड नंबर टू इज कि खुद का मेरा रिसर्च था या किसी स्कॉलर का रिसर्च है तो उसमें भी मदद मिल जाएगी। एक गूगल फॉर्म आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट डेटा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो गूगल फॉर्म, या आप एक जो आपका रिसर्च का टॉपिक है वो आज से ही आप फाइनल कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप एक अपना जो भी टॉपिक है एसेंशियल जिस पे आप करना चाहते हैं आपके संस्था में या आपके आसपास, उसको फाइनल करा लीजिए। और फाइनल कराने के बाद एक क्वेश्चनर डिजाइन करके, जो भी क्वेश्चनर मैं बताऊंगा क्वेश्चनर कैसे डिजाइन करना है, और उसमें ये वेरिएबल्स डाइकोटोमस है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, जो भी है, यू हैव टू अप्लाई इन द एंड। उसको करके आप डेटा कलेक्शन कर लीजिए। वंस यू कलेक्ट द डेटा, उसके बाद आपको एनालिसिस करके प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, और उसको सबमिट करना होगा, तो समय आपके पास बचेगा नहीं फाइनल सेमेस्टर में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिसर्च हैज टू बी मैंने अंडरस्टूड, इसको अच्छा से समझना भी है और इसको करना भी है। और भविष्य में आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा भी बनना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी मीन्स में, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, देन दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है,
कुछ बेस्ट टॉपिक बताइए रिसर्च के लिए विच विल बी फ्रूटफुल इन फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट। डेटा एनालिटिक्स का एक कोर्स चल रहा है, आपको ध्यान होगा। स्वयं प्लेटफॉर्म पे भी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स चल रहा है। अगर आप थोड़ा भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इंक्लिनेशन है आपका, देखिए डेटा एनालिटिक्स जब हम सीखते हैं तो हमको डेटा माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और मैं बार बार इसीलिए बोलता रहा हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप एनालिटिक्स में के अंदर नहीं घुस सकते। और मैं भी, इनफैक्ट आई एम अ टीचर हियर, बट आई एम डूइंग लॉट ऑफ कोर्सेस। मैं इस टाइप के कोर्सेस करते रहता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि वो मेरा जो कॉम्पिटेंसी लेवल है, नॉलेज लेवल है, उसको अपग्रेड करे। जैसे आज की डेट में एआई ड्रिवन टूल्स टेक्निक्स आ चुका है। अगर मैं एज अ फैकल्टी मेंबर अगर वो कोर्स को नहीं करूं या नहीं जानूं तो मैं आपको क्या बताऊंगा। दिस इज अ फैक्ट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स दीज एस्पेक्ट्स। तो मेरा इंक्लिनेशन है और मैं मार्केट के साथ में अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ। तो सिमिलर वे में आप लोगों को भी अपडेट करना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो एमबीए, जस्ट एमबीए इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज द स्किल विच इज गोइंग टू हेल्प। तो ऐसा कोर्स जो कि मार्केट ड्रिवन कोर्सेस हैं, एनालिटिक्स का एक कोर्स है, डेटा एनालिटिक्स का एक कोर्स है, बहुत अच्छा मैंने कोर्स है। इफ यू कैन डू, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फाइंड अ जॉब सुटेबली, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चनर बनाने से पहले एसएलएम अच्छे से पढ़ना होगा क्या सर, जिससे सभी चीजें परफेक्ट हो? एसएलएम आप पढ़िए, यूट्यूब में वीडियोस बहुत सारे हैं, उसको भी देख सकते हैं। बाकी क्लास में जो एसेंशियल पार्ट है वो मैं कवर कर ही रहा हूँ, क्योंकि जो भी एसेंशियल है मैं बेस्ट ऑफ वे में उसको कवर करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। जैसे कि रिसर्च डिजाइन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एटलीस्ट आपके लेवल में जाके मैं क्लियर करना चाहूंगा, सो दैट आपको परेशानी मत हो एट द एंड। उस समय आपको परेशानी होगी तो फिर कर नहीं पाएंगे। तो दिस इज, इन दैट सेंस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कुछ क्वेश्चंस है किसी का, और शैल वी मूव फॉरवर्ड? अगर कुछ क्वेश्चंस ना हो तो हम आगे बढ़े फिर। एनीवन? आगे बढ़े। यस सर। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, यस। ठीक है, फिर लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस मूव विथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको बहुत शांत मन से और बहुत ध्यान दे के समझिएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिकॉज पूरे एंटायर आपके जो रिसर्च होंगे, डेटा कलेक्शन के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको करना होगा, हाइपोथेसिस आपको बनाने होंगे, और फाइनली टेस्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको आपको इंटरप्रेट करना होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के माध्यम से। हाइपोथेसिस होता क्या है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोथेसिस? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस इज नथिंग बट इट इज अ टेंटेटिव assumption, और it is a supposition or proposed explanation which is based on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation। कोई भी assumption में लेता हूँ, कोई भी supposition लेता हूँ, या कोई भी proposed explanation में देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। मेरे पास कुछ लिमिटेड एविडेंस है जिससे कि मैं ये बात कर सकता हूँ। ठीक है। जैसा कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि आई वांट टू ब्रिंग ऑल द स्टार्स इनटू द अर्थ। क्या आपको लगता है कि इसमें मैं मेरा कोई एविडेंस था? देर इज नो एविडेंस, इसीलिए वो हाइपोथेसिस नहीं बन सकता। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लाइक सभी स्टार्स को ले आऊंगा, इट हैज गॉट नो एविडेंस, इट हैज गॉट नो क्लू। हाइपोथेसिस वहां पर बनाया जाता है, या हाइपोथेसिस वहां बन सकता है जहां पर कि आपको लिटरेचर सपोर्ट करे। थोड़ा सा लिटरेचर का सपोर्ट होना चाहिए। या कई बार रिसर्चर मेरे पास आते हैं, कई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर मैंने ये हाइपोथेसिस ले लिया, अब इसको टेस्ट करना है। तो उनके जो आरडीसी, जो रिसर्च डिग्री कमिटी ने भी उसको पास कर दिया, और अब उसको इसको टेस्ट करना ही।
तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि इसका बेसिस क्या था, लेने का बेसिस क्या था, वो आप बताइए, तो वो बता नहीं पाते। कहने का मतलब यह है कि हाइपोथेसिस आप जब भी लें उसका कोई बेस होना चाहिए, दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग लिटरेचर। अगर आपके पास लिटरेचर नहीं है, आपने हाइपोथेसिस ले लिया है अपने से बना के, इट वोंट वर्क। तो हाइपोथेसिस आपको वैसे नहीं लेना है। जो भी स्टेटमेंट है, जो भी प्रपोज्ड एजम्पशन है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, दो चीजों के बीच, बेसिकली दो चीजों के बीच हम लेते हैं कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर है कि नहीं, इसका और इसका रिलेशन है कि नहीं, या हम बोलते हैं ये दोनों का मिक्स्ड इफेक्ट उसके ऊपर जाएगा कि नहीं। यही होता है बेसिकली हाइपोथेसिस में। तो हाइपोथेसिस हम जब भी लें, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग लिटरेचर या एविडेंस का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। एज अ रिसर्चर आप कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं, और विदाउट नोइंग कि उसका जड़ कहाँ से है, आप कोई भी चीज डिस्कवर नहीं कर सकते। बिकॉज डायरेक्टली आप मून पे नहीं जा सकते जब तक आप उस टाइप के लाइक रॉकेट डेवलप नहीं कर लें, उस टाइप के मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर लें, और उसको जाने के लिए जो जो सुविधाएं हैं उसको अगर आप डेवलप नहीं कर लें, तो डायरेक्टली आप उड़ के नहीं जा सकते। सो इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय सर्टन इन्वेस्टिगेशन, सर्टन एविडेंसेस। ठीक है, तो दिस इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ सैंपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम रिसर्च में, आप एक आध को रिसर्च पेपर निकाल के पढ़िए, या फिर आप एक थीसिस निकाल के पढ़िए, उसमें पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल आपको दिया गया है होगा। नो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वर्क ऑन एंटायर पॉपुलेशन। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर मैं एंटायर पॉपुलेशन पे काम करता हूं तो मुझे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं समझाऊंगा। सपोज मैं बोल रहा हूं कि आपके क्लास में सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अगर मेरे पास 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स आर देयर, और सभी स्टूडेंट्स अगर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उस चीज पे, तो मुझे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करूंगा उसके बाद। ठीक है, किस लिए नहीं करूंगा? बिकॉज 100% इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और मेरा पॉपुलेशन क्या है? मेरा पॉपुलेशन मेरा बैच का साइज है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 200 नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो मेरा बैच का साइज है, जो कि मेरा एंटायर पॉपुलेशन है। इसीलिए मेरे को हाइपोथेसिस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि इनएक्टिव हैं। ठीक है, जो भरते नहीं है, या मैसेज नहीं देखते, या रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, ऐसे भी लोग। तो मैं एज्यूम करके चलूं कि आउट ऑफ 200 लाइक पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का एंटायर वैल्यू है मेरा 200 नंबर्स है, उसमें से मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 80 लोग ही रेस्पॉन्ड करेंगे, रेस्ट 120 आर नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड। तो इन दैट कंडीशन आई नीड टू टेस्ट माई हाइपोथेसिस, बिकॉज जो 80 है वो मेरा सैंपल बन गया है आज के डेट। ठीक है, और 120 जो नन रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वो आउट ऑफ पॉपुलेशन है। कहने का मतलब यह है कि टोटल पॉपुलेशन साइज मेरा 200 है, और मेरा जो सैंपल का साइज बना वो 80 है। जनरली क्या होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम टू वर्क ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। आप हर समय एंटायर पॉपुलेशन पे वर्क नहीं कर सकते, और इसीलिए आपको एक स्पेसिफिक सैंपल की जरूरत होती है। एक छोटा सा सैंपल की आवश्यकता होती है उस चीज को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अभी चुनावी दौर चल रहा है, तो देर आर नंबर ऑफ पार्टीज, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एंड एजम्पशन चल रहे हैं कि फला ए पार्टी जीतेगी या फला बी पार्टी हारेगी। इस टाइप के एजम्पशंस चल रहे हैं। वो एजम्पशन एंटायर पॉपुलेशन के बेस में नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के, आप भारत के हर नागरिक से पूछ के ये नहीं बनाए हैं कि फलाना पार्टी जीतेगी और फलाना पार्टी हारेगी। दीज आर एजम्पशन। एजम्पशन कैसे है? आप एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मीडिया पर्सन डिफरेंट जगह जगह घूमते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर शहर में जाते हैं और शहर के लोगों से पूछते हैं। वो एक सैंपल गैदर करते हैं। लेट अस से कि एक पूरे शहर का पॉपुलेशन 1 लाख है, लेट अस एज्यूम, और 1 लाख पर्सन से वो 400 या 500 लोगों से जाके रैंडमली पूछते हैं। जिस जिस 500 नंबर्स में सारे वर्ग के लोग इन्वॉल्व होते हैं। सपोज सर्विस क्लास है, अनदर वन इज बिजनेस क्लास है, कोई अपना खुद का छोटा सा ये किया हुआ है, कोई सर्विस क्लास में है, एजुकेशन सेक्टर में है। तो ये सारे सेक्टर्स को कंबाइन करके छोटा छोटा सैंपल से वो लोगों
परसेप्शन ड्रॉ करते हैं कि कौन सा पार्टी जीत रहा है ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल एनालिसिस। एक सैंपल का एनालिसिस करके उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके वो बताते हैं कि यहाँ पर ओपिनियन पोल ज्यादा है, यहाँ पर ओपिनियन पोल कम है। सिमिलर वे में रिसर्च काम करता है, ठीक है। तो एंटायर पॉपुलेशन में हम काम नहीं कर सकते, दैट इज नंबर वन। क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन में अगर काम करेंगे तो उसका कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा, उसका टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, और एज अ रिसर्च इट इज नॉट पॉसिबल लाइक एवरी टाइम टू डू दीज थिंग्स। तो होपफुली पॉपुलेशन और सैंपल आपको समझ में आएगा। पॉपुलेशन वो एंटायर एंटायर ग्रुप है या एंटायर लोग हैं जिसपे हमको काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एविडेंसेस होते हैं तो हम एक सैंपल पर काम करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैंपल हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और उसके बेसिस में हम कोई डिसीजन देते हैं दैट बिकम्स जिसको हम मानते हैं या नहीं भी मानते। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉयर एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्टन क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस तो नहीं पूछ लेते। सपोज आप एक टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 10 क्वेश्चंस रेंडमली होंगे। हो सकता है कि वो आपके एरिया के हों भी या आपके एरिया के नहीं भी हों। तो एट द एंड ऑफ द डे हम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसने क्वेश्चन मेरे एरिया से नहीं पूछा, या उसने क्वेश्चन सारे पूछे, वो मेरे एरिया के आगे, तो मैंने आंसर दे दिए। तो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे गया, और इंटरव्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर ने आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। अब मैं यहाँ पर सैंपल और पॉपुलेशन को अगर लगाऊं तो पॉपुलेशन वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, लेकिन सैंपल क्या है, उस पॉपुलेशन से हमने सैंपल को उठाया और 10 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जिसके बेसिस में हम सिलेक्शन या रिजेक्शन कर रहे हैं, राइट। So this is the basic difference. Then a person buys a car on the basis of test drive. आपको एक टेस्ट ट्रायल मिला, आपने फाइनल कर दिया कि ये कार मुझे लेना है या ये कार नहीं लेना है, ठीक है। ये एक हो सकता है। ए जज कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल, एविडेंसेस के बेसिस पे। तो पॉपुलेशन और सैंपल सैंपल जो है, लिमिटेड एविडेंस पे हमको जो फेनोमेनन या हमको जो अप्रोच मिलता है, उस पे जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज फ्रॉम द बेसिस ऑफ सैंपल। पॉपुलेशन पर करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ह्यूज ग्रुप है, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें दूंगा पॉपुलेशन और सैंपल। मैं अभी जो डिलीट अपना थीसिस कर रहा हूँ उसमें मेरा जो सैंपल है, आई एम कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर से डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ अक्रॉस इंडिया। मेरा सैंपल साइज जो है वो 1000 रेस्पोंडेंट है, 1000 लोगों से या 1000 टीचरों से मैं बात कर रहा हूँ अक्रॉस इंडिया। अगर मैं बात करूं मेरे रिसर्च पर्सपेक्टिव को लेके सभी टीचर्स इंडिया में, तो हो सकता है कि टीचर का स्ट्रेंथ जो है वो लाइक 20,000 30,000 हो, लेट अस से। तो 30,000 लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव गॉट सर्टेन लिमिटेशन। मेरे पास टाइम का लिमिट है, मेरे पास फाइनेंस का लिमिट है, पैसे उतने लग जाएंगे। तो मैंने एक सैंपल उसमें से ड्रॉ किया कि 1000 नंबर ऑफ टीचर्स आई एम गोइंग टू इंटरव्यू, और मैंने डिवाइड कर दिया कि ईस्ट जोन से इतना बात करूंगा, सेंट्रल जोन के इतने टीचर्स लूंगा, वेस्ट जोन के इतने लूंगा। तो आई हैव डिवाइडेड दैट फ्रेमवर्क ऑन दैट बेसिस, और यहाँ से मेरे सैंपल आ जाएंगे तो सभी का मिक्सचर हो जाएगा कि साउथ वाले क्या सोचते हैं, नॉर्थ वाले क्या सोचते हैं, नॉर्थ के टीचर क्या सोचते हैं। तो एक एग्रीगेशन है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द सैंपल। देखिए, हाइपोथेसिस जब भी हम बनाते हैं या टेस्ट करते हैं, देयर आर बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बहुत टाइप के हैं, लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन जो है हाइपोथेसिस का, जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, द अदर वन इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आप इसको गांठ बांध के रख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये नहीं बताऊंगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट क्या है, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना कॉम्प्लेक्स होती जाएगा चीजें, डेटा एनालिसिस पहुंचते तक ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ी सी चलेंगी, ठीक है। सो व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? अगर आप एक रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो H0 लिखा होगा या HA लिखा होगा। नल हाइपोथेसिस हमेशा H0, जहां H0 लिखा है आपको समझ जाना है कि वो नल हाइपोथेसिस है, राइट। जहां HA लिखा है आपको समझ जाना है कि दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये इसका डिनोशन नोटेशंस है, समझ लीजिए। तो नल हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस दैट सेज देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपको एक कॉमन टर्म रिसर्च में हमेशा मिलेगा, देर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। सपोज मैंने दो ग्रुप लिया,
आपके एंटायर जो क्लास है उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, वन इज मेल ग्रुप, द अदर वन इज फीमेल ग्रुप। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लाइक से फॉर एग्जांपल, whether after MBA you will be doing job or not, माने are you attracted towards job or will you be preferring job। अब इसमें यस नो में मैंने रेस्पॉन्स लिया मेल से और फीमेल से। मेल और फीमेल का आंसर जो है वो सिमिलर वे में आया या डिफरेंट वे में आया, या डिफरेंट वे में आया तो कितना डिफरेंट वे में आया, उसको मैं डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। लेट अस से एक एजम्पशन है, सपोज मैं आपके दोनों ग्रुप में डिफरेंसेस आया है कि मेल मेंबर जो है वो चाह रहा है कि हम जॉब करें, और फीमेल मेंबर जो चाह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ एक डिग्री के लिए इसको किए। सपोज ये आउटकम आया तो मैं ये बोल सकता हूं कि देर इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, देर इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स विथ रेस्पेक्ट टू डूइंग जॉब आफ्टर MBA। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकली मैं उसको प्रूव कर दूं कि दो ग्रुप जो मैंने स्टडी के लिए लिए हैं वो उसमें अंतर पाया गया है। दैट इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। अगर वो डिफरेंस नहीं आया, सपोज मेल और फीमेल का परसेप्शन एक ही जैसा आया, बोथ आर इक्वल मैं बोल सकता हूं, तब मैं बोलूंगा देर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ग्रुप with respect to this MBA class in perceiving for doing job after MBA। ठीक है, so this is null hypothesis। null hypothesis में statistically significant difference between two groups हम assume करके चलते हैं, हम assume करके चलते हैं कि दो ग्रुप जिसकी हम स्टडी करेंगे उसके बीच स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। रिसर्चर ये मान के चलता है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम नेगेटिव साइड से पहले चलते हैं, तो इसीलिए नल हाइपोथेसिस हमेशा ये फॉर्मुलेट करता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दो ग्रुप के बीच है, या सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, दो ग्रुप के बीच है। दिस इज नल हाइपोथेसिस, राइट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट द अपोजिट वन। This used to state that there is a statistical significant relationship between two variables। अल्टरनेट है, या मैं बोलूं कि देर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये अल्टरनेट वाला है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि नल में कोई रिलेशनशिप नहीं है या कोई डिफरेंसेस नहीं है। अल्टरनेट में हम मान के चलते हैं कि नहीं, दोनों के बीच रिलेशनशिप है। अगर एज अ रिसर्चर मैं H01 को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर प्रूव नहीं कर सकता तो अल्टरनेट वाला लाइक एक्सेप्ट होगा, और अगर मैं अल्टरनेट को प्रूव नहीं कर सका तो नल जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो आइदर और कंडीशन है, दोनों में से आपको एक इन द एंड मिलता है। हम दो मान के चलते हैं कि ये हो सकता है या दूसरा वाला ये हो सकता है। H0 जो है वो नल हाइपोथेसिस है, HA जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो हम एज अ रिसर्चर ये मान के चलते हैं कि रिलेशनशिप नहीं होगा, ये मान के चलते हैं। अगर उसको हम डिस्प्रूव कर देते हैं, अगर उसको हम खारिज कर देते हैं तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाता है और हम ये बोलते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप है। और अगर हम खारिज उसको नहीं कर पाते हैं तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है और हम बोलते हैं कि इस दोनों ग्रुप में डिफरेंसेस नहीं है, राइट। सो बेसिकली हाइपोथेसिस दो टाइप के, one is null hypothesis denoted by S0 and it says there is no difference between group, there is no significant association between group। ये डिफरेंट वे में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक वे लिखा है कि there is no statistical significant difference between two variables। अदर वे में हम लिख सकते हैं there is no significant difference between two groups। एक और वे में लिख सकते हैं there is no evidence which proves that these two group are different between each other। नंबर ऑफ वेज है जिसमें कि आप नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे दो ग्रुप में डिफरेंसेस नहीं है बोल के रिप्रेजेंट करेंगे। अल्टरनेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो दो ग्रुप में डिफरेंसेस या रिलेशनशिप है करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक एग्जांपल लेते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा चीजें। व्हाट इज माय नल हाइपोथेसिस? राइट हैंड साइड के इसमें देखिए, नल हाइपोथेसिस को मैं पहले लूंगा जिसको मैं H0 मैंने लिखा है, ठीक है, H0।
एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स डू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। डू नॉट के नीचे अंडरलाइन किया गया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा आपको कि डू नॉट नहीं है को पहले लेना है, जो कि नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अगर मैं एक प्लांट में बायो फर्टिलाइजर डालता हूं, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर मैंने अप्लाई किया जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये बायो फर्टिलाइजर को एक्स को अगर मैं दूंगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। डू नॉट मैंने लिया। नल हाइपोथेसिस मैंने क्या लिखा? द नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस व्हिच रिसर्चर्स ट्राइज टू डिस्प्रूव और नलीफाई। मैं अगर रिसर्चर हूं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो डिस्प्रूव हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं कि इसके बीच रिलेशनशिप है, ऐसा मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ ना। लेकिन मैं मान के क्या चल रहा हूँ? मैं मान के ये चल रहा हूँ कि लाइक बायो फर्टिलाइजर को मैं डालूंगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, ये मैं एजम्पशन लेके चला। लेकिन मैं एज अ रिसर्चर इसको डिस्प्रूव करना चाह रहा हूँ अपने डेटा से या अपने कलेक्शन पार्ट से या अपना स्टैटिस्टिकल कैलिबर दिखा के, डेटा एनालिसिस करके कि ये गलत है। सेकेंड एप्लीकेशन में जैसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम आते हैं, तो हम बोलते हैं कि दिस एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ। यहां पर मैंने क्या लिखा? H1। जब भी आप लिखेंगे, जब भी आप हाइपोथेसिस में लिखेंगे, आपको दो हाइपोथेसिस लिखना होता है जनरली, ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। H0 लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स डू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। H1 में लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ। ये दोनों को लिखना होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो H1 है, the alternate hypothesis is a hypothesis which a researcher tries to prove। मैं अगर रिसर्चर हूं तो मैं इसको प्रूव करना चाहूंगा, किसको? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। और मैं हमेशा डिस्प्रूव करना चाहूंगा किसको? नल हाइपोथेसिस। क्योंकि अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस अप्रूव हो जाता है या प्रूव हो जाता है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि अब बायो फर्टिलाइजर मैंने दिया तो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। और यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा बायो फर्टिलाइजर जो है एक्स, जिसके ऊपर टेस्टिंग जारी है या टेस्ट मैं कर रहा हूँ, वो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हाइपोथेसिस हम क्यों लेते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। हर रिसर्च में हम सैंपल के ऊपर डेटा कलेक्शन करते हैं, और डेटा कलेक्शन करने के बाद हाइपोथेसिस जो बनाते हैं उसको हम प्रूव या डिसप्रूव करते हैं, जो भी है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू रिसर्च। पहला चीज है कि ये रिसर्च को एक डायरेक्शन देता है। ये हमको ये बताता है कि किस किस चीजों को रखना है जो रेलेवेंट है, और कौन कौन सी चीजों को हटाना है जो कि इररिलेवेंट है। दिस इज नंबर वन। Number two is it sensitizes the investigator to certain aspect of situation which are relevant from the standpoint of problem at hand। जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आप रिसर्च में चले हैं, वो आपको सेंसिटाइज करेगा। लाइक एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किस सिचुएशन में क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एज अ रिसर्चर वो आपको सेंसिटाइज करेगा। एज अ रिसर्चर वो आपको सिचुएशंस के बारे में बताएगा, रेलेवेंस के बारे में बताएगा कि क्या आपके प्रॉब्लम थे और क्या आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसलिए हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एस्पेक्ट इज इट गाइड्स टू द थिंकिंग प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। जो भी आपका डिस्कवरी होगा या जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, थिंकिंग प्रोसेस होगा, वो आपको एक पर्टिकुलर रास्ता दिखाएगा। लाइक इट एक्ट्स एज अ गाइड। अगर हम कोई एजम्पशन लेके या कोई हाइपोथेसिस लेके नहीं चलते हैं, तो इन द एंड इट इज अ फेल्योर। मतलब उसका कोई रेलेवेंस रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन द एंड थिंग्स विल बिकम बम्पी, मतलब खत्म हो जाएगा। तो इट एक्ट्स एज अ गाइड, लाइक आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, उबड़ खाबड़ रास्तों से बचाने के लिए, और एक स्मूथ मैकेनिज्म देने के लिए हाइपोथेसिस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फोर्थ इज इट प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने रिसर्च किया, हमने ये किया, उसका कोई स्टैंड पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज दे आर गोइंग ब्लाइंड। जो भी आप बात करते हैं, अगर आप रिसर्चर हैं तो आप बात को सोच समझ के करते हैं। दैट इज द नंबर वन थिंग। और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को पढ़ने के बाद। बिकॉज आप अगर रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ ऐसे ही हाफाजाड बात करते हैं या बिना तथ्यों के बात करते हैं, देन यू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। बिकॉज you are a researcher, first you have to assume that you are a researcher and you have to prevent your blind research। मतलब अपने आप क्या मान रहे हैं, that is not important।
आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू बिलीव इन फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी आपके पास फैक्ट्स है, एविडेंसेस है, फिगर्स है, डेटा है, उसके बेसिस में आप जब कंक्लूजन ड्रॉ करना चालू कर देंगे, यू विल बिकम अ वेरी गुड रिसर्चर। और रियल लाइफ में भी इसका एप्लीकेशंस है। जब रियल लाइफ में हम सोच समझ के बात करते हैं, मतलब तथ्यों को, आंकड़ों को अपने माइंड में सजा के या एक फ्रेमवर्क बना के जब बात करते हैं, it gives us a proper mechanism, or it prevents some blind research, right? So hypothesis is again very much important in that sense. Next, it places clear specific goals before us. अगर hypothesis आपके पास है तो आपके पास गोल है। मतलब अगर मेरे को hypothesis को टेस्ट करना है तो मेरे पास कोई गोल बन गया है कि इसको मेरे को टेस्ट करके ये रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट जो भी आए उसके बेसिस में मैं डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स अपना लिख पाऊंगा। सो इट गिव्स अस अ क्लियर गोल। नेक्स्ट इज इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ लिंकिंग टुगेदर रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग देम टू वन कॉम्प्रिहेंसिबल होल। बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। इनको कॉम्प्रहेंसिव वे में, एक होल सोल वे में मैं ऑर्गेनाइज तब कर सकता हूं जब मेरे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट हो। तो कोई भी चीज मैं अगर बोलता हूं, सपोज एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, कि मैं आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मांगते रहता हूं आपसे, लाइक मैं जानने की कोशिश करते रहता हूं कि मेरा जो क्लास का ग्रुप है वो क्या सोचता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर में। तो मैं अपने से चीजें नहीं बनाता, लाइक मैं आपकी राय को पहले जानता हूँ, आपका परसेप्शन को पहले जानने की कोशिश करता हूँ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है, या फिर हम प्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को एडमिनिस्ट्रेशन के बिफोर कि हमारे लड़के ये चाहते हैं, ठीक है। अब ये अलग मुद्दा है कि मैं क्या चाहता हूँ, ये अलग मुद्दा है। ये हो सकता है कि मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, या मैं अलग सोच रखता हूँ, या मैं अलग कुछ चाह रहा हूँ। लेकिन जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और वो कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बेसिस में जो भी आउटकम मुझे मिलता है आपके रेस्पॉन्स के बेसिस में, उस रेस्पॉन्स को मैं कम्युनिकेट करता हूँ हायर लेवल पे कि ऐसा ऐसा चाह रहे हैं। उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज है या डिफिकल्टीज नहीं है, एक डिसीजन लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डेटा कलेक्शन करते हैं, कि हाइपोथेसिस को बिल्ड करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस बिल्ड हुआ कि आपको कितने दिन की छुट्टियां चाहिए, माना बिटवीन द एग्जामिनेशन आपको कितने दिन की छुट्टियां चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव रेस्पोंडेड दैट दे वांट फॉर मोर देन 2 days लीव बिटवीन द एग्जामिनेशन। बहुत कम लोगों का मानना था कि लाइक 0 days का होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। मैक्सिमम ने बोला कि 2 दिन का होना चाहिए, और मिनिमम ने बोला 1 दिन का होना चाहिए। तो अब हमें फिजिबिलिटी देखना है कि आप अगर 2 दिन बोलेंगे तो क्या 2 दिन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि आपका चाह तो 2 दिन है, राइट। बट क्या हमारे पास वो अवेलेबल है, अल्टरनेटिव अवेलेबल है जिसपे हम जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, 1 दिन तो होना ही चाहिए। सो इन दैट सेंस डिसीजन में बी टेकन, क्योंकि डिसीजन जब लिया जाता है तो डेटा और इन्वॉल्वमेंट और कॉम्प्रहेंशन का बहुत वैल्यू होता है जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में भी आपको ऐसे ही डिसीजंस लेने होते हैं, और जिसके लिए डिफरेंट एनालिटिकल, हमारा ब्रेन भी एक एनालिटिकल सॉफ्टवेयर की तरह है। जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो तथ्यों को लाइक समेटते हैं। जैसे आप एक नया ब्रांड ऑफ कार लिए, तो अपने मन से तो जाके नहीं ले लेंगे कि ये ब्रांड ऑफ कार है और मेरे पास पैसा है तो मैंने ले लिया। तो यू स्टार्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन देन, कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कितना सीसी का गाड़ी है, लुक वाइज कौन सा अच्छा है, स्पेस वाइज कौन सा अच्छा है, माइलेज वाइज कौन सा अच्छा है, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे घर वाले क्या चाहते हैं, कि व्हाट माय वाइफ्स वांट, व्हाट माय चिल्ड्रन वांट, व्हाट माय फादर वांट्स, एंड व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। सो ये सारे तथ्यों को लेके आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये गाड़ी मेरे लिए सुटेबल हो सकता है। उसके लिए भी एक एनालिसिस है, जो एनालिटिकल हायरार्कियल प्रोसेस, उसके लिए भी एक मैनेजमेंट में टूल है, जिस टूल से हम बता सकते हैं कि लाइक अगर ड्यूरेबिलिटी को आप ज्यादा चाहते हैं, या माइलेज को ज्यादा चाहते हैं, या आप कंफर्ट को ज्यादा चाहते हैं, या पैसे वाइज ज्यादा चाहते हैं, उसमें मैं आपको रेट करके बता सकता हूँ कि कौन सा ब्रांड ऑफ कार आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दीज आर एनालिटिकल एबिलिटी, जो माइंड है वो एनालिटिकल एबिलिटी पहला सोचता है। देन वी हैव गॉट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, एंड देन वी यूज टू मेक डिसीजन। कहने का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये कॉम्प्रहेंशन डिटरमाइन करता है, एक जनरलाइजेशन आपको देता है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग कंक्लूजन। जो भी आप रिसर्च में कंक्लूजन दें,
या जो भी बात आप तथ्यों के आंकड़ों से रखें कि ये सही है और ये गलत है, और आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करें, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न. आगे हम और भी बात करेंगे. दिस मच फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें.